Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं यहाँ कोटा में पढ़ाता हूँ वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुको, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूँ, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूँ क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो अभी अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप, कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफ़ी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। ठीक है, चलो
आगे बढ़े। आज के सेशन में सबसे पहले आती है रेन मैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, काइनेमेटिक्स का कुछ पार्ट बचा हुआ था, वो है रेन मैन प्रॉब्लम्स। प्लीज नोट बच्चों, आज ये जो क्लास है ये 2 घंटे की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको कल की क्लास में दिए थे वो उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे कंस्ट्रेन मोशन के सवाल। ठीक है, ऑब्वियसली फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दूंगा, जितने कर पाएंगे उतना आज करेंगे, अदरवाइज बाकी आप करके लाना। ठीक है बच्चों, तो पार्टिसिपेट जरूर करते रहना बच्चों, उसी में आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और बात करते हैं सबसे पहले रेन मैन प्रॉब्लम्स की। तो क्या होती है रेन मैन प्रॉब्लम्स? चलो भाई, रेन मैन प्रॉब्लम की अगर मैं यहां बात करता हूं तो देखो सीधी सी बात यहां पर ये है कि बारिश हो रही है। ठीक है, रेन इज फॉलिंग, चमाचम चम, रेन बारिश जब ऊपर से ऐसे इस तरीके से बारिश हो रही है। अब जब बारिश इस तरीके से, अब बारिश क्या वर्टिकली होती है या टेढ़ी भी हो सकती है? ठीक है, इस रेन मैन प्रॉब्लम्स पढ़ते टाइम हमको इस बात का एहसास पहली बार होता है कि जो एंगल होता है वो थीटा, जो एंगल होता है वो जिस एंगल पे बारिश गिर रही है वो एंगल भी एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, आपने कभी ये बात नोट करी है? जैसे आप मान लो मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे जा रहे हो, ठीक है, आप साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, 4 व्हीलर नहीं 2 व्हीलर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और जब आप जा रहे थे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, आपको पहुंचना था घर, तो आपने क्या किया? आपने स्पीड बढ़ाई कि जल्दी जल्दी भागो, जल्दी भागो मतलब जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ ताकि कम से कम भीग पाए। ठीक है, और आपने नोट किया कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बारिश भी तेज होती जा रही है। और सच्चाई, और अगर आपने कभी ये बात नोट करी हो कि घर पहुंचते पहुंचते अक्सर ये होता है कि आप आगे से तो पूरे गीले होते हो और पीछे से बिल्कुल सूखे होते हो। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा कैसे हो गया यार? क्या सिर्फ आगे आगे से भीगा में बिल्कुल ही बारिश बिल्कुल ही अपोजिट आ रही थी? अच्छा, ऐसा एक आध बार कभी होता है तो हमको लगता है कि हो सकता है दिस वाज जस्ट बाय चांस कि आगे से बारिश आई और आप पीछे से सूखे रह गए, पर सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक आध बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस केस में ये हुआ ये है कि बेसिकली जब आप चला रहे थे गाड़ी, ठीक है, मान लो ये रही आपकी साइकिल और ये जो साइकिल है ये आप चला रहे थे, अब इतनी बना दिया तो चलो पैडल भी बना ही देता हूं इसके। ठीक है, अब ये पैडल आपने ये बना दिए। ठीक है, अब जब आप ये साइकिल चला के आगे जा रहे थे, आप नहीं बनाए मैंने, आप जा रहे हो आगे, बारिश हो रही थी वर्टिकली नीचे की तरफ। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था रिलेटिव मोशन पढ़ाते टाइम कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है जिसके रिलेटिव देख रहे हो, अब आप इसके ऊपर बैठे हो, ठीक है, अब आप जा रहे हो आगे, आपके रिलेटिव, अगर मैं आपके रिलेटिव देखो तो मुझे वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने यहां पे आपकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा तो मुझे ये नजर आएगा कि बारिश तो इस डायरेक्शन में आ रही, क्योंकि एक्चुअली तो बारिश वर्टिकली नीचे गिर रही थी, लेटर से ऑलमोस्ट वर्टिकली ही गिरती है अंडर एंडलेस बहुत तेज हवाएं चल रही हो, ऑलमोस्ट वर्टिकली बारिश नीचे गिरती है। आप आगे जा रहे थे तो आपके रिलेटिव बारिश जो है वो आगे से पीछे की तरफ होती हुई नजर आएगी। तो हुआ ये कि अगर वर्टिकली भी गिर रही थी तो जो इंसान, मतलब मान लो यहाँ पे सड़क किनारे एक लड़की खड़ी हुई थी, छोटी बच्ची, मतलब फ्रॉक पहन के, वो लड़की यहां से खड़ी होकर देख रही थी तो उसको तो ये नजर आ रहा था कि बारिश सीधी गिर रही है। लेकिन जब आपके फ्रेम में देखा गया तो आपको यह नजर आया कि बारिश टेढ़ी आ रही है। यहां पे जो एंगल है वो कुछ थीटा हो रहा है वर्टिकल के साथ। तो कहने का मतलब यहां पे ये हो गया कि जो एंगल होता है जिसपे बारिश गिर रही होती है वो भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग इसके जरिए हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें सीखते हैं। और मुद्दे की बात यहां पे यही है, रामबाण वही है पुराना, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, हर चैप्टर के अंदर मैं आपको रामबाण बताता हूं। यहां पे जो रामबाण है वो यही है कि वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। कभी भी अगर आपको वेलोसिटी निकाली तो वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। समझ में आ गई वाली बात बच्चों? चलो इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अजमत बड़े बड़े पूरे मूड में है कि सर इसको साइकिल को ज़्यादा देर तक खड़ा मत रखो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। टेंशन मतलब सिर्फ साइकिल है, आप नहीं हो इसके ऊपर। देखो मैंने आप तो बनाया नहीं। हाँ, ये बच्ची जरूर खड़ी है बाहर, ये जरूर भीग सकती है, इसकी आप टेंशन ना ले। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स की बातचीत कर रहे हैं। और हाँ, तो काइनेमेटिक्स की बात करते टाइम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो भाई सवाल देखते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन के। रिलेटिव मोशन इन 2D की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेन मैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, आई होप आपको याद आ रही होंगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ये आया, लेट मी से, जो पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं वो मान लीजिए ये वाला है। कुछ मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, एक सेकेंड। चलो भाई, चलो छोड़,
एक क्वेश्चन तब तक कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी था, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 3 मीटर पर सेकेंड, आई कैप कह देता हूं, चलो ठीक है। ये मतलब वर्टिकल जो है वो तो जे कैप है और राइट वर्ड जो है वो आई कैप है। वेलोसिटी ऑफ मैन वाज 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है मान लो, ठीक है। एंड द रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड माइनस जे कैप। वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप से गिर रही है, ठीक है। तो आपको मुझे यह बताना है कि आदमी को बारिश किस एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी। आपको मुझे यह बताना है कि बारिश तो वैसे वर्टिकली नीचे गिर रही है, बारिश तो वर्टिकली नीचे गिर रही है, और आदमी जो जा रहा है आगे विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। बारिश गिर रही है नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से, और आदमी आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो आदमी को बारिश की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में नजर आएगी, आदमी को बारिश किस डायरेक्शन में गिरती हुई नजर आएगी, ये आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों इस बात को? तो जैसे ही मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा, जल्दी से ट्राई कर लो एक बार इस क्वेश्चन को, करो ट्राई करो, ठीक है। तो उसको जो बारिश गिरती हुई नजर आएगी वो कितनी वेलोसिटी से गिरती हुई नजर आएगी, उसको बारिश गिरती हुई नजर आएगी। अगर मैं उसके फ्रेम में देखूंगा तो ये 3 मीटर पर सेकंड उल्टा करके जोड़ दो, ठीक है। उसको नजर आई बारिश इस डायरेक्शन में गिरती हुई, जिसमें वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 3/6 यानी कि हाफ, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स हाफ। इस एंगल पे उसको बारिश गिरती हुई नजर आएगी। ये वाली बात सबको समझ में आ गई क्या? कोई हैरानी परेशानी? 45 डिग्री नहीं है बेटा, साउथ भी नहीं है। अरे हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये नॉर्थ नहीं है, ये आसमान है। मैं मानता हूं, हम कहते हैं कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है और स्वर्ग ऊपर होता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। पर भगवान के लिए ऊपर अलग है, नॉर्थ अलग है। ये कई बच्चे ये इस बात की गलती करते हैं, बहुत बार देखा है मैंने। वो बहुत सारे बच्चे सवालों करेंगे, ए सर ऐसा है, ये है साउथ, सॉरी ये हो गया अपना क्या कहते हैं उसको, हाँ ये हो गया सर, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये कब है? ये तब है जब आप आसमान से देख रहे हो। इस केस में अगर ये मान लो आप आसमान से देख रहे हो, ये यहां पे कश्मीर है या कन्याकुमारी है या राजस्थान है या बंगाल है हिंदुस्तान में, तो अगर मान लो कि रॉकेट उड़ेगा तो रॉकेट किधर उड़ेगा? नॉर्थ में नहीं। अगर दिवाली का रॉकेट लगा के उड़ा, वैसे कुछ महान बच्चे होते हैं जो सड़क पे रॉकेट लेटा के चला देते हैं, पर हम अगर नॉर्मली आप बॉटल में रॉकेट रख के चलाते हो तो रॉकेट किधर जाता है? नॉर्थ में जाता है, किधर जाता है? रॉकेट जाता है ऊपर। ऊपर ये ऊपर इधर की तरफ है, भगवान कहां है? इधर हैं। मतलब अगर कहा जाए तो बादल कहां है, चलो छोड़ो, बादल कहां है? इधर है। आसमान कहां है? इधर है। पाताल कहां है? उधर है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है पाताल, ये तो कहने का मतलब मैं यहां पर भी यही कह रहा हूं। ये क्या है? ये ईस्ट है, ईस्टवर्ड जा रहा था एक आदमी, बारिश ऊपर से गिर रही थी। तो बारिश बेटा साउथवर्ड्स नहीं जा रही थी, बारिश ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं जाती, बारिश आसमान ऊपर से गिरती है ना। हम आसमान से देख रहे हैं तो बारिश यहां पे नीचे की तरफ जा रही है। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत लोग बहुत सारी गलती करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट जो चीज है वो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो चलो ठीक है वाली बात तो हो गई। ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, ठीक है। लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ मैन ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड राइटवर्ड्स, ठीक है, व्हेन अ मैन ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड राइटवर्ड्स, ठीक है। सवाल बच्चों अच्छे से अटेम्प्ट करना, ट्राई करना कि आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो व्हेन अ मैन ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड राइटवर्ड्स, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसको ऐसा लगा कि रेन वर्टिकली गिर रही है, ऐसा उसको लग रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन इज व्हेन द मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 मीटर्स पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड की जो गति थी उसको उसने बढ़ा के 6 मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब उसको बारिश किस एंगल पे होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अगर उसने अपनी वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा के 6 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही फाइंड्स द रेन फॉलिंग नाउ। ठीक है, तो फाइंड द एंगल एट विच रेन appears for him to fall। चलिए भाई, क्या लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? बहुत आसान सवाल है बच्चों वैसे ही, कि भाई एक आदमी है वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ध्यान से देखना। ठीक है, पहली बात तो ये, इसको हम 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी यहां पे मैं जगह छोड़ देता हूं। पहले हम लोग इसको करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड से आदमी जा रहा था। अगर आपको ये वाला तरीका समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो गणित तो है ही सही, मैथ्स तो हम लगा ही लेंगे। 3 मीटर पर सेकंड से आदमी जा रहा था। जब ये आदमी 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तब उसे बारिश वर्टिकली गिरती नजर आ रही थी। अब समझ लें इस बात को, यहां पे बिल्कुल छोटी सी एक ट्रिक है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर एक आदमी ऐसे जा रहा है, ठीक है, और उसे बारिश वर्टिकली गिरती नजर आ रही है, इस बात का मतलब क्या है कि जब वो ऊपर देख रहा है तो एक पर्टिकुलर बूंद उसके ठीक ऊपर थी, और वही बूंद आई 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 टप, वही बूंद उसके एक पर्टिकुलर बूंद उसके सर के ऊपर है, तभी तो उसको ऐसा लग रहा है कि बूंद सीधे बारिश सीधे वर्टिकली नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब बारिश गिर रही थी वो आदमी, ये आदमी है हो गया, ये बारिश हो गई, अब आदमी आगे जा रहा है, बूंद उसके ठीक ऊपर है हमेशा। इसका मतलब यह है कि बारिश भले ऐसे गिर रही हो पर बारिश की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है जो आदमी की है, तभी तो वो बूंद हमेशा उस आदमी के ठीक ऊपर है। ठीक है, फिजिक्स लगाओ, फील ले लो, फील से भी आंसर आ जाते हैं, लेकिन नहीं आए तो मैथ्स तो है ही सही। तो मुद्दे की बात यहां पे ये हो गई कि अगर ये ऐसे 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 गिर रहा है तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, बारिश जो होगी वो हमेशा इसके ठीक ऊपर थी, और अगर बारिश इसके ठीक ऊपर थी, बारिश की बूंद हमेशा ठीक उसके ऊपर थी, इसका मतलब बारिश की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड ही थी। तो यहां से मुझे एक बात तो पता चल गई, और वो ये है कि मुझे नहीं पता बारिश किस डायरेक्शन में जा रही थी। मान लो कि हॉरिजॉन्टली वी से जा रही थी और वर्टिकली वो वी वाई से गिर रही थी, पर एक बात अब निश्चित हो गई है कि अगर उस आदमी को चलते चलते 3 मीटर पर सेकंड से चलते चलते उसको बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई नजर आ रही है, इस बात का मतलब यह है कि Vx स्वयं साक्षात 3 मीटर पर सेकंड होगा। अब मुझे बस Vy निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि जब वो आदमी 6 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया तो उसको बारिश कितने एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब कैसे करोगे आप इसको? सिंपल सी बात यहां पे ये हो गई, अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड चल रही थी, बारिश वर्टिकली गिरती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, फाइंड द एंगल एट विच द रेन अपीयर्स फॉर हिम टू फॉल। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज छोटा सा चेंज है, यहां पे अगर ये 6 मीटर पर सेकंड चला तो एक्चुअली दे रखा है क्वेश्चन में कि जो वेलोसिटी है, एक सेकंड सॉरी, यहां पे ये दिया हुआ है कि द एंगल एट विच रेन appears to fall to him is appears for him to fall is 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन यहां पर ये है, when a man travels with a velocity of 3 meters per second rightwards, rain appears to fall vertically. When he increases the speed to 6 meters per second, rain appears to fall at an angle 30 degree with the vertical. Find the absolute velocity। अब वेलोसिटी निकालनी है, बस 30 डिग्री दे रखा है तो वेलोसिटी निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या करोगे आप, अगर यहां पे 30 डिग्री एंगल आपको दे रखा है, बता दिया 30 मीटर पर 30 डिग्री पे बारिश होती हुई नजर आ रही है। अब ये हुआ कि भाई देखो ऐसा है, हमें ये तो पता चली गया कि बारिश की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टली तो 3 है, वर्टिकली पता नहीं वी वाई थी। अब आदमी जो था, आदमी ने अब चलना शुरू कर दिया 6 मीटर पर सेकंड से। अगर उसे चलना शुरू कर दिया 6 मीटर पर सेकंड से, तो आदमी के फ्रेम में देखोगे तो ये 6 मीटर पर सेकंड उल्टा करके इधर जोड़ दूं तो आदमी के फ्रेम में अब वेलोसिटी क्या नजर आएगी, अब ये नजर आएगा 3 तो इधर हो जाएगा, 3 उधर और 6 इधर, तो मिला के हो गया 3 लेफ्टवर्ड्स, और वर्टिकल हो गया वी वाई, और उसको ये नजर आया कि बारिश गिर रही है वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री एंगल हो गया तो इसका मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई,
तो यहां से सॉल्व करके हम ये कह सकते हैं कि tan 30 की वैल्यू आ गई है 3/Vy। 3/Vy, tan 30 हो गया 1/√3, तो Vy की वैल्यू आ गई 3√3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से बच्चों मुझे क्या समझ में आया, Vx तो हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और Vy हो गया 3√3 मीटर पर सेकेंड। Vx हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, Vy हो गया 3√3 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही ये दोनों वेलोसिटीज निकल के आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि इधर की तरफ वेलोसिटी आ गई है 3 मीटर पर सेकेंड और नीचे की तरफ वेलोसिटी आ गई है 3√3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपसे ये तो खैर उन्होंने बस इतना से पूछा था कि फाइनल वेलोसिटी बता दो, तो 3i कैप माइनस 3√3 मीटर पर सेकेंड जे कैप। अगर कोई आपसे ये पूछ लेता कि बताओ कितने एंगल पे गिर रही है, तो हम ये कहते हैं कि अगर एक्चुअल एंगल निकालें तो tan phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan phi की वैल्यू आ जाएगी 3/3√3। तो 3/3√3, 3 से कटा 3 आ गया 1/√3, तो phi की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। मतलब एब्सोल्युटली देखा जाए तो रेन आगे की तरफ 30 डिग्री पे गिर रही थी और जब आदमी 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था तो उससे रेन पीछे की तरफ 30 डिग्री पे गिरती हुई नजर आ रही है। समझ में आ गई वाली बात सबको बच्चों? क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं एक और सवाल है, ये थोड़ा रिवर बोट हवा इन सब का सवाल है। वो ये क्वेश्चन है कि अच्छा नहीं, एक और होता है अम्ब्रेला का सवाल, ठीक है? रेन मैन में एक ही सवाल अवस्था है, वो अम्ब्रेला किस एंगल में पकड़ा जाए। तो ये अम्ब्रेला किस एंगल में पकड़ा जाएगा मतलब क्या है समझो। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज, राइट वर्ड्स को आई कैप बोला और ऊपर की तरफ को जे कैप बोला, आसमान को। वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है 2i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड, यानी कि रेन 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही है। और एक मैन है, मैन की वेलोसिटी है आई कैप, मतलब 1i कैप मीटर पर सेकेंड। मैन की जो वेलोसिटी है वो है 1i कैप मीटर पर सेकेंड, यानी कि आदमी आगे जा रहा है। तो आदमी तो यहां था और वो जा रहा था आगे 1 मीटर पर सेकेंड से, और बारिश गिर रही थी यहां पे 2i कैप और माइनस 4j कैप से, मतलब 2i कैप से तो इधर जा रही थी, 4j कैप से नीचे आ रही थी, बारिश इस डायरेक्शन में गिर रही थी। क्वेश्चन ये है कि इस आदमी को छाता किस एंगल पे पकड़ना पड़ेगा ताकि वो भीगने से बच सके। तो छाता वर्टिकल से कितने एंगल पे पकड़े ताकि वो भीगने से बच सके, तो वो कैसे लिखोगे? तो हम यहाँ पे कैसे, चलो आदमी के फ्रेम में देखते हैं। आदमी के फ्रेम में क्या नजर आएगा? आदमी के फ्रेम में 1 मीटर पर सेकेंड को उल्टा करके जोड़ दें इधर, 4 तो जैसा है ही सही, वो 1 को उल्टा करके जोड़ा तो ये 2 और ये 1, रिजल्टेंट इधर 1 और वर्टिकली 4। तो उसको जो बारिश नजर आएगी, वो बारिश कैसे गिरती हुई नजर आएगी? उसके फ्रेम में बारिश इधर गिर रही है, जा रही होगी 1 से, 2 माइनस 1 इज 1, और वर्टिकली तो वो 4 से ही आ रही होगी। इसका मतलब कुल मिला के बारिश इस एंगल पे आ रही होगी। अब सीधी सी बात यहां पर यह है कि अगर इस आदमी को मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं, अगर इस आदमी को भीगने से बचना है, ये रहे भाई साहब, अगर इन भाई साहब को भीगने से बचना है, ये खुद जा रहे थे 1 मीटर पर सेकंड की गति से, तो इनको छाता किस एंगल पे पकड़ना पड़ेगा? तो जो छाते का एंगल आएगा वो ऐसा आएगा कि भाई ऐसा है, इस तरीके से पकड़ लो। अब मतलब ये तो क्या मुंह में फंसा लेना छाता? तो बेसिकली छाते को पकड़ने का एंगल क्या होगा? छाते को पकड़ने का एंगल होगा ऐसे, और ये इस तरीके से पकड़ना है जिनको छाता, ताकि ये बारिश से बच सके। तो जो एंगल बारिश बना रही है वर्टिकल से, वही एंगल इनको भी, इनके छाते को भी बनाना चाहिए वर्टिकल से, ताकि इनके ये जो है, जो बारिश जो है, वो बारिश जब इस तरीके से गिरे तो ये छाते के पीछे छुप के बच जाएं। समझ में आ गई वाली बात? तो बेसिकली अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब ये थीटा कैसे निकालोगे? तो यहां पे हम कह सकते हैं, देखो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/4। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? ठीक है। तो ऐसा अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भाई छाता किस एंगल पे पकड़ना चाहिए? भाई छाता उसी एंगल पे पकड़ना चाहिए जिस एंगल पे बारिश होती हुई नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपसे पूछता हूं, और वो ये है, चलो यहां पे पूछता हूं। क्वेश्चन यहां पर ये आया कि भाई एक बात बताओ,
छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि जो नदी एक यहां पे सब चीजें हैं, ठीक है, हवा भी चल रही है, बोट भी चल रही है, नदी भी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, एक बोट है जो पानी के अंदर है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो दे रखी है i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब x और y जो है वो हॉरिजॉन्टल में ही है। और ये दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ एयर, हवा बह रही है, वेलोसिटी ऑफ एयर इज i कैप माइनस j कैप मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि बोट के ऊपर एक झंडा लगा है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों सवाल को, छोटा सा और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर बोट के ऊपर एक झंडा लगा है तो झंडे की वेलोसिटी का, सॉरी, झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा, ठीक है, इन द उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द फ्लैग फ्लटर्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द फ्लैग फ्लटर्स। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, लिख लो, आप लिख लो, आई होप आप लोग अपने नोट्स लेके बैठे हुए हो, ठीक है। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द फ्लैग फ्लटर्स। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के दिल में पहला ख्याल ये आए कि सर फ्लैग तो उसी डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, पंखा तो, सॉरी, झंडा तो उसी डायरेक्शन में लहराएगा जिस डायरेक्शन में हवा उड़ेगी, जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में लहराएगा, इसमें कौन सी नई बात होगी, ये तो कोई खास बात नहीं है सर, ये तो बहुत आसान बात है। पर यह बात गलत है, समझो इस बात को। अच्छा खुद सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे हवा चल रही है, और यहां पे मैं अपनी मोटरसाइकिल पे मैंने झंडा गाड़ा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हवा मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उस डायरेक्शन में मैं अपनी मोटरसाइकिल को 100 तो ज्यादा हो गया, 50 मीटर पर सेकंड से ले गया। 50 मीटर सेकंड नहीं, अच्छी खासी स्पीड है, पर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं उसको लेके जा रहा हूं, तो मुझे बताओ झंडा आगे की तरफ फ्लटर करेगा या पीछे की तरफ फ्लटर करेगा? तो ऑब्वियसली झंडा पीछे की तरफ फ्लटर करेगा अगर मैं आगे जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे मुद्दे की बात यह है कि झंडा उस डायरेक्शन में लहराता है जिस डायरेक्शन में मुझे हवा फील होती है, ठीक है। जब मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं, झंडे को जिस डायरेक्शन में हवा जाती हुई नजर आएगी उसी डायरेक्शन में तो झंडा लहराएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि यहां पे मैं ये देखना पड़ेगा कि बोट के रिलेटिव एयर किधर जा रही है, एयर कहां जा रही है, उस डायरेक्शन में झंडा नहीं फहराएगा, झंडा उस डायरेक्शन में फहराएगा जिस डायरेक्शन में बोट के रिलेटिव हवा जाएगी। समझ में आ रही है क्या बच्चों ये वाली बात? हाँ बिल्कुल, पीछे पीछे, बिल्कुल सही बात है बेटा। हाँ जी उज़मा, परी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो पीछे की तरफ, बिल्कुल RG28। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पहले मुझे निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बोट। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब बेसिकली मुझे इन दोनों को ऐड कर दूंगा अगर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वेलोसिटी ऑफ बोट दे देगी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, और वो हो जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बोट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट आ गई। और वेलोसिटी ऑफ एयर इस डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी ऑफ एयर इस डायरेक्शन में है तो बोट को हवा जिस डायरेक्शन में मतलब हवा तो नजर नहीं आएगी, पर बोट को हवा जिस डायरेक्शन में जाती हुई प्रतीत होगी या फील होगी उस डायरेक्शन में झंडा उड़ेगा। तो यानी कि झंडा उड़ने का रेट क्या हो जाएगा, झंडा उड़ने का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बोट का डायरेक्शन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ एयर ये रही, उसमें से वेलोसिटी ऑफ बोट घटा दो, जैसे ये घटाया 2 माइनस 3i कैप वो आ गया माइनस 2i कैप, और माइनस j कैप माइनस 4j कैप वो हो गया माइनस 5j कैप मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, पर ये पूछी नहीं गई थी। पूछा क्या गया था, पूछा गया था उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा डिवाइडेड बाय मॉडुलस VAB, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -2i कैप माइनस 5j कैप डिवाइडेड बाय
और यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम वो लोग कर लेंगे 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 4 इज 29 और रूट 29 से बस डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -2i माइनस 5j अपॉन रूट 29। समझ में आगे बच्चों ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ जाए। अब हम कह सकते हैं कि हाँ भी मैंने जो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए, तो अब अगला सवाल आप खुद करो। चलो ये तो होमवर्क का क्वेश्चन था, देखते बच्चों आप लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं क्या। करो सॉल्व फटाफट। मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर व्हेन सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज। कितना आसान सवाल है, मुझे भरपूर उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कर सकते हो क्या, मैंने आपको करने के लिए दिया था। 9th क्वेश्चन, फटाफट से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो भाई आदमी चल रहा था अपने आराम से 3 किलोमीटर पर आवर से, पर जालिम जमाना बारिश डाल दी लोगों ने, मतलब ऊपर वाले ने। ठीक है, अब ऊपर से बारिश हो गई, बारिश हुई नीचे की तरफ कितनी तेजी से, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो 10 किलोमीटर पर आवर से बारिश होने लग गई, तो आदमी के रिलेटिव बारिश की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 3 को उल्टा करके जोड़ दो। आदमी के रिलेटिव, आदमी के फ्रेम में जाना ना, तो 3 को यहां उल्टा करके जोड़ दिया। तो जैसे ही 3 को उल्टा करके जोड़ा तो बारिश 10 से नीचे और 3 से लेफ्ट जा रही है, और इसका मतलब जो स्पीड आएगी, स्पीड वो आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि वो कितना हो गया 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट। 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 का रूट, तो कितना आ गया √109। तो आंसर हो गया कैलकाटा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखो तो एक बार क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो साथ में। अभी देखिए पहला क्वेश्चन था, ठीक है, दिल्ली कहां से आ जाओ, अरे तुमने 10 और 3 जोड़ दिए, क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन, हालांकि पूछा वेलोसिटी गया है पर मैग्नीट्यूड दे रखे हैं ऑप्शंस के अंदर, तो इसलिए आप देखो स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो जहां पे जो आंसर आएगा वो √109 आ जाएगा बच्चों। क्लियरली समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ड्यूरिंग अ रेन स्टॉर्म, बारिश हो रही बहुत तेज, रेन ड्रॉप्स आर ऑब्जर्व टू बी स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, विंड इज ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स इज। हाँ जी, क्या करोगे आप इस केस में, तो सीधी सी बात है, विंड जो है वो हॉरिजॉन्टली बह रही है। अब बारिश जो होती है, बारिश की बूंदों की वेलोसिटी विंड के रिलेटिव 0 होती है। बारिश तो वर्टिकली गिर रही होती है, वो तो हवा चली इसलिए बारिश भी टेढ़ी हो ली थी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई ऊपर से पाइप से पानी टेढ़ा करके मार रहा है, बारिश तो वर्टिकली नीचे गिरती है। बारिश के टेढ़े गिरने का रीजन ही ये है कि हवा चल रही होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही है बारिश की, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही है वही तो विंड की वेलोसिटी है, और वर्टिकल वेलोसिटी कुछ और है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ये 5 मीटर पर सेकंड है, और विंड एक्चुअली जो बारिश एक्चुअली गिर रही थी वो कुछ इतनी स्पीड से गिर रही थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट, ये एक्चुअल विंड की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, एंगल जो था वो क्या है, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल से जो एंगल था यहां पे वो थीटा था, मतलब ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा था। इसका मतलब v साइन थीटा की वैल्यू VW है। ठीक है, बस डायग्राम अगर सुंदर सा बन जाए तो v साइन थीटा की वैल्यू VW आ जाएगी। VW खुद 5 दे रखा है, यानी कि v की वैल्यू आ गई 5 अपॉन साइन थीटा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। अगर आपको वेक्टर्स के सही कंपोनेंट्स करने आते हैं तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बॉम्बे आएगा। बिल्कुल सही बात है ईशा, शाबाश। ठीक है, हाँ जी संदीप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कर डालो फटाफट। A car with a vertical windshield moves along a rainstorm at an angle 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई साहब, तो ये पुराने जमाने की कार है। वैसे नॉर्मली कारों की जो विंड स्क्रीन होती है वो वर्टिकल तो नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो कार क्या, ट्रैकर नाम की गाड़ी आती थी पहले, उसमें ऐसा होता था, या जीप में ऐसा होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसमें इसका जो विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन मतलब आगे वाला जो कांच है वो वर्टिकल है, और ये गाड़ी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की गति से, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही थी। रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और वो 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड है। आई जस्ट होप कि यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ ना कर रखी उन्होंने। एनीवेज
तो बारिश जो है वो नीचे गिर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, यूनिट्स अलग अलग है। द एंगल एट विच द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक द शील्ड इज, हाँ तो एंगल जिसपे, तो एक काम करते हैं पहले तो यार ये इसको कन्वर्ट करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, तो वो 40,000 मीटर्स अपॉन 3600 सेकेंड्स। तो 2 0 से 0 कट गए, ये 4 से 9 कट गया, 9 का फैक्टर नजर आ रहा है मुझे, 100/9 आ गया ये, तो ये हो गया 100/9 मीटर्स पर सेकेंड। अब गाड़ी के रिलेटिव देखें तो क्या होगा, ये 100 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं गाड़ी के रिलेटिव वेलोसिटी देखूं तो क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा था, गाड़ी के रिलेटिव इधर आ गया वो 100/9 से, ठीक है। द एंगल पूछा है जिस एंगल पे बारिश गिरेगी, एंगल एट विच द रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड इज, विंडशील्ड तो वर्टिकल है ये वाली, तो वो कौन सा एंगल पूछा है, लेट अस से चलो ये वाला एंगल पूछा है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 100/9 अपॉन 20, तो 100/9 अपॉन 20 वो कटा और ये आ गया 5/9, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 5/9, ठीक है। tan इनवर्स 5/9 ऑप्शंस पे है क्या, 5/9 भी है, 9/5 भी है, अच्छा। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एंगल आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है, अगर विंड स्क्रीन के साथ एंगल देखा जाए, विंड स्क्रीन के साथ, तो वो तो थीटा ही है, और इसका मतलब आंसर आ जाएगा आगरा, tan इनवर्स 5/9 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बच्चों, ये ABCD इतने सारे आंसर कैसे हो सकते हैं ईशा जी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, किसको दे रहे हैं भाई चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person walks up a stalled escalator in 90 seconds। ये काफी कॉमन सवाल है, रिलेटिव मोशन के सवाल आने लग गए अब, बिल्कुल बढ़िया है, प्योर रिलेटिव मोशन है क्वेश्चन, कि भाई एक अगर एस्केलेटर इस तरीके से है, ठीक है, और वो एस्केलेटर पे आदमी है जो मतलब इस पे अगर आदमी ऊपर चढ़ के गया तो उसको 90 सेकंड लगे ऊपर तक जाने में। मान लो ये जो लेंथ है ये L है, और आदमी एस्केलेटर की मतलब वो जो स्वचालित सीढ़ियां जो है, एस्केलेटर जो है, एस्केलेटर पे वो चढ़ता है u मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और या v मीटर पर सेकंड से, चलो v मीटर पर सेकंड से तो वो आदमी चल सकता है, v मीटर पर सेकंड से आदमी चल सकता है, और एस्केलेटर खुद स्वयं साक्षात जब भी चलेगा u से चलेगा। अगर ये बंद था तो ये v से चला, v इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द एस्केलेटर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रुका हुआ था तो वो बेचारा v से चल रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया L/v की वैल्यू आ गई 90 सेकेंड्स। फिर ही इज कैरिड इन 60 सेकेंड्स व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेटर, और इस पे खड़ा हुआ है एस्केलेटर, अगर चढ़ रहा है ऊपर, तो अगर ये ऊपर चढ़ रहा है एस्केलेटर ऊपर जा रहा है ये, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि लेंथ अपॉन u वो आ गया 60, ठीक है, लेंथ अपॉन u आ गया 60, और उसके बाद इन्होंने ये पूछा था टाइम ही वुड टेक टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर, जो कि हम हमेशा करते हैं, जबकि वहां साफ लिखा होता है एस्केलेटर के ऊपर चढ़ना मना है, चलना मना है, सीधा मत चढ़ो, लेकिन हमें चैन थोड़ी आता है, हमें तो आधा सेकंड बचाना है, 1 सेकंड बचाना है ऊपर चढ़ने के लिए। तो जब सीढ़ियां ऊपर जा रही होती है, उन स्वचालित सीढ़ियां जो हम अपने आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमें उससे चैन नहीं आता, हम उसके ऊपर ही दौड़ते हुए जाते। कुछ तो चैलेंज, ऊपर वाली जाने वाली सीढ़ियों से उतर के दिखा, या उतरने वाली सीढ़ियों से चढ़ के दिखा, आपस में यही बदमाशी करते रहते हम, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, उनके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, बहुत खूबसूरत सवाल बनेंगे, पर चलो अभी अपन नॉर्मल बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि अगर ये एस्केलेटर ऑन हो गया और उसके आप चल भी रहे हो, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि उस केस में आपकी वेलोसिटी v प्लस यू हो जाएगी, और आपको वही L डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो बेसिकली आपसे L/v प्लस यू पूछा जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो v क्या है 90, v हो जाएगा L/90, तो L/L/90, और u हो जाएगा L/60, L/60, L कट गए, बचा क्या, ये ऊपर तो आ जाएगा 90 × 60/90 + 60, बेसिकली एक 0 उड़ गया, ठीक है, और भी कुछ उड़ा गया, हाँ मुझे तो 3 उड़ता हुआ नजर आ रहा है, 3 है ना, हाँ 3 उड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो 3 उड़ेगा तो और क्या आएगा, ये रह गया 2, ये रह गया 2, ये हो गया 3, तो नीचे आ गया 5,
ऊपर है 180, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 180 अपॉन 5। व्हाट इज 180 अपॉन 5? 200 मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा, 36 सेकेंड्स। तो आंसर आ जाएगा 36 सेकेंड्स, यानी कि आंसर आ जाएगा दिल्ली, ठीक है। बिल्कुल संदीप बेटा, आंसर आएगा दिल्ली। समझ में आ गई क्या बेटा? क्लियरली समझ में आ रही सबके? चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे क्या? देखो हर सवाल चीज चीज के बोल रहा होता है मुझे कैसे करना है, मैं आपको तरीके बता रहा हूं कैसे सॉल्व करने होते हैं। एस्केलेटर का सवाल आता है, यही वाला सवाल आता है हमेशा, और इसी की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, अगर आएगा तो यही आएगा, देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे रहेगा ये वीडियो बहुत सालों तक। 2021 का जब एग्जाम होगा उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सीरीज थी इसके इसमें से कितने क्वेश्चन मैच किए, ठीक है। चलो बस करते जाओ, पढ़ते जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग, मैं आपको एक बात बता दूं वैसे, ठीक है। इन जनरल फिजिक्स को, बायो और कुछ पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात अगर आप छोड़ दो, फिजिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो नोट्स खोल के बैठ जाते हैं कि चलो मैं रिवाइज करूंगा। इतने सारे नोट्स होते हैं, पढ़ते 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 जोश ही ठंडा हो जाता है। दिस इज नॉट द वे टू रिवाइज फिजिक्स। फिजिक्स का तरीका यह है कि आपको पता होना चाहिए नोट्स में कौन सी चीज कहां लिखी हुई है, इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए। बाकी उसके बाद सिर्फ आपको यह करना है क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन ना हो पाए, जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो उससे रिलेटेड नोट्स को रिफर कर लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चंस को हमेशा जितना हो सके उतना सॉल्व करते रहोगे, तभी आपको फायदा मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलो लेट्स कम बैक हियर। A jet airplane traveling with a speed of 500 km per hour ejects its products of combustion at a speed of 1500 km per hour related to the jet plane. The speed of the latter with respect to the observer on the ground is. काफी आसान सवाल है, सिंपल रिलेटिव मोशन है। मुझे तो अचानक एक बार को लगा था कि रॉकेट प्रोपल्शन का सवाल तो नहीं आ गया इसके अंदर, पर वो तो अगले चैप्टर में आएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, जो हम आज शुरू करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद, ठीक है। और 2 घंटे की क्लास है जिसमें से करीब करीब कितने 40 मिनट निकल चुके हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है। जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर की गति से जेट एयरप्लेन जा रहा है। तो भाई ऐसा है, ये रहा अपना जेट एयरप्लेन। अरे ये कैसा बना दिया मैंने? जेट एयरप्लेन देखने में कैसा लगेगा? थोड़ा थोड़ा चलो बनाने की कोशिश करता हूं। ये ऐसा 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 ट्याऊ, उई, कुछ इस तरीके का, और ये जा रहा था 500 किलोमीटर पर आवर से। छोटी मोटी तो बात ही नहीं करते हम, वैसे एक्चुअली ऐसा होता भी है। 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और इसने इसका जो इंजन था, इसका इंजन यहां रहा होगा कुछ, वहां से जो गैस निकल रही है पीछे से, वो गैस जो निकल रही है वो इसके रिलेटिव 1500 किलोमीटर पर आवर से निकल रही है। बाप रे, काफी अच्छा खासी स्पीड है। तो क्वेश्चन ये है कि जमीन पे जो आदमी खड़ा है उसको वो गैस कितनी स्पीड से निकलती हुई नजर आएगी। तो हम यहाँ पे पूरी सिंपल मैथ्स लगा लो, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। हमें कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। अगर आगे की तरफ पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज -1500 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन इटसेल्फ इज +500 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट एक्चुअल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। बस यहां वैल्यू उठा के डाल दो, ये अपने को चाहिए। तो जब आप इसको वैल्यू उठा के डालोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ये आ गया -1500 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट निकालनी है माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन खुद है 500, वो उसको उधर लेके चले गए तो ये आ गया -1000। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? वो बन गई -1500 + 500 यानी कि -1000 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसको जमीन से खड़े वाले इंसान को 1000 किलोमीटर पर आवर से एग्जॉस्ट उड़ता हुआ नजर आएगा पीछे की तरफ। आंसर आ जाएगा कैलकाटा। ठीक है, बॉम्बे नहीं आएगा बच्चों, कैलकाटा आएगा। बहुत सारे, 1 मिनट, संदीप जी बता रहे हैं। अच्छा संदीप, बॉम्बे नहीं है बेटा, कैलकाटा है, पीछे की तरफ निकल रहा है एग्जॉस्ट। तो ये -1500 है, शायद आप इसको +1500 रख के सॉल्व कर दिया आपने। समझ में आ गई बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक मिनट। फिजिक्स के अंदर हमेशा एक काम किया करो बच्चों, सवाल अगर ऐसे लंबा सा सवाल होना, डायग्राम साथ साथ बनाते जाया करो ताकि आप डेटा वहां पे लिख पाओ, एक काम, और दूसरा विजुअलाइजेशन हो पाए।
ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई डेटा मिस नहीं होगा, विजुअलाइजेशन होता रहेगा, डायग्राम सामने होता है तो चीजें समझ में ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो एनीवेज अब मान लीजिए कि ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट। अब यहां पे है एक ट्रेन, लो जी साहब ट्रेन, ठीक है, इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ट्रेन है ये ऊपर जा रही है, यहां जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अ पैरेट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द साउथ पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। तोता हरे रंग का, ये जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, पैरेट फ्लाइज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड था, तोता नीचे जा रहा है। ठीक है, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल टू, ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, ट्रेन की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 150 मीटर। तो बेसिकली ट्रेन के रिलेटेड तोते की वेलोसिटी क्या हो गई, ये तो वैसे तो ओरल सवाल है 10 सेकंड इसका आंसर दिख ही रहा है, फिर भी ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो गई, ट्रेन के रिलेटेड तोते की वेलोसिटी क्या है, तो ट्रेन के रिलेटेड 10 मीटर पर सेकंड को उल्टा करके जोड़ दो। तो जैसे ही मैंने 10 मीटर पर सेकंड को उल्टा करके जोड़ा तो ये यहाँ पे नीचे 10 जोड़ा तो टोटल 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अगर मैं ट्रेन में बैठा होता तो मुझे ये नजर आता कि तोता, ट्रेन में अगर मैं बैठा होता तो मुझे नजर आता तोता जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और उसको बेसिकली 150 मीटर ट्रेवल करना है। तो अगर तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम की वैल्यू हम कह सकते हैं वो हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 15 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वो हो जाएगा 10 सेकेंड। और इसका मतलब आंसर आ गया यहाँ पे दिल्ली। समझ में आ गई बच्चों सबको? ठीक है, हाँ जी, 14 का आंसर दिल्ली, शाबाश। सब लोग बता रहे हैं कि आंसर, सबको आंसर दिल्ली नजर आ रहा है क्या? चलिए वेरी गुड, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर एम्स दिल्ली। ठीक है, वहीं जाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड, द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज। दोनों की लंबाई है 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहां पर अच्छा सवाल है ये, क्योंकि यहां पे पहले हमको ये समझना होता है कि जब दो ट्रेन की कुछ लंबाई होती है तो जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम ऑफ क्रॉसिंग? ठीक है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग का मतलब ये हुआ कि जब इंजन क्रॉस हुए एट दैट इंस्टेंट द क्रॉसिंग स्टार्टेड, और जब टेल्स क्रॉस हुई एट दैट इंस्टेंट द क्रॉसिंग स्टॉप्ड। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि एक ट्रेन तो ये रही, ठीक है, और एक ट्रेन वहां से उधर से आ रही थी, दोनों की लंबाई 50 मीटर ही थी, और ये वाली ट्रेन इधर जा रही थी। एक की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड। पहले तो किसी एक के फ्रेम में देखते हैं, लेट्स मिनिमाइज द कंफ्यूजन। तो इसके फ्रेम में देख लेते हैं, नीचे वाली के फ्रेम में। नीचे वाली के फ्रेम में जैसे ही मैंने देखा तो मैंने इस पे मारा कट्टा, इसको उल्टा करके जोड़ा, यहीं पे कटा 0, और इसको उल्टा करके जोड़ा तो ये 15 प्लस 10 ये 25 मीटर पर सेकंड हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, कुछ दब गया, एक मिनट। तो यहां पे क्या हुआ, ये कितना आ गया, 15 प्लस 25 आ गया। अब जैसे ही ये 25 आया, इस बात का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल सी बात यहां पे ये हो गई कि ये ट्रेन क्रॉस कब होएगी। तो ट्रेन की जो क्रॉसिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रेन की क्रॉसिंग की बात होगी कि जब वो वाली ट्रेन अब क्रॉस होकर यहां तक पहुंच जाए। तो अगर मैं इसके मुंह की बात करूं तो मुंह कितना क्रॉस कर गया, मुंह कितना ट्रेवल कर गया, दोनों की ट्रेन की जो लंबाई थी वो 50 मीटर थी। तो ये वाला जो एंड था वो पहले तो ये 50 मीटर चला और फिर और 50 मीटर चला, तब जाके दोनों ट्रेन क्रॉस हुई। तो बेसिकली ये ट्रेन तो खड़ी रह गई, ये वाली ट्रेन 100 मीटर चल गई। कितनी गति से चली, 25 मीटर पर सेकंड से। अब अगर उसको चलना है 100 मीटर विद 25 मीटर पर सेकंड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि समय कितना लगेगा, 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड में क्रॉस कर गया, 15 का आंसर आ गया बॉम्बे। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? तो 15 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट, two cars are moving in the same direction with the same speed of 30 किलोमीटर पर आवर। Two cars are moving in the same direction। I hope आप बच्चों ये वाले क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अटेंड कर रखे हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने से निकाले थे, पॉज करते जाओ, देखते जाओ, और अगर आपने नहीं किया तो आप तो कर लो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, two cars are moving in the same direction with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, they are separated by 5 किलोमीटर। What is the speed of a car moving in the opposite direction if it meets the two cars at an interval of 4 minutes? ठीक है, तो एक कार ये रही,
एक कार ये रही, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, तो ये हो गई 5000 मीटर। अब एक और कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक और कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसकी वेलोसिटी में अगर मैं इन कार्स के रिलेटिव उसकी वेलोसिटी लिखूं तो वो v + 30 हो जाएगी क्या? ये बात देखो जरा समझ में आती है क्या भाई? इन दोनों की वेलोसिटी 30 थी, इसके रिलेटिव देखा और उसकी वेलोसिटी v इधर की तरफ मैंने अज्यूम करी हुई है, तो अगर इनके रिलेटिव देखो तो वो v + 30 हो जाएगी। ठीक है, v + 30 हो गया, उसको 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। इसको 5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं हम लोग ना, 5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है विद द वेलोसिटी ऑफ v + 30। और अब ये कार से रुक गई, यहां से क्रॉस हुई, फिर वहां क्रॉस हुई, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का आना चाहिए। 4 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए? 4/60 तो घंटे हो गए। इतने घंटे तक वो v + 30 से चलती रही, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वो 5 किलोमीटर चली गई। बस इसको सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है क्या कर दिया मैंने? ये तो ये आ गया यहाँ पे, तो 15 हो गया, 15 × 5 = 75 हो गया। v + 30 की वैल्यू आ गई 75, और v की वैल्यू आ गई 75 - 30 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा आगरा। तो 16th का आंसर हो गया बच्चों आगरा। समझ में आ गया क्या? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। A river is flowing at the rate of 6 km per hour. The swimmer swims across the river with the velocity of 9 km. पंडित जी आ गए, पिछली क्लास वाले पंडित जी आ गए। 6 किलोमीटर प्रति गति की रेट से एक नदी बह रही है। पहले रुको रुको रुको, पहले नदी बहाओ सवाल। ये 6 किलोमीटर पर आवर से नदी बह रही है। पंडित जी जो बह सकते हैं, बोलने वाला था मैं, स्विम कर सकते हैं, वो 9 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन विल बी, 1 मिनट। स्विमर स्विम्स अक्रॉस द रिवर। अच्छा, ये अक्रॉस द रिवर, सीधे सीधे ये इधर तैर गए। अब 9 से इधर जा रहे हैं, 9 से तो नदी क्रॉस कर रहे हैं, और 6 से नदी अपने साथ ले जा रही है। चलो चलो तुम हमारे साथ चलो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो अगर ये 6 से इधर जा रही है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं आएगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट बताइए। पंडित जी की आत्मा गई है। तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वो 9² + 6² का रूट हो जाएगा। 9² हो गया 81, 6² हो गया 36, दोनों को जोड़ा तो ये आ गया कितना? 117। 117 का रूट, एक तो ये हो गया √117, यानी कि आंसर आ गया आगरा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? उस्मा को क्या हो गया? 16th वाला एक बार फिर, ये कौन सा है? 17th है, अभी बता रहा हूं। 17 समझ में आ गया क्या सबके? 9 से क्रॉस कर रहे थे, 6 से बहते हुए जा रहे थे, रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम से 9² + 6² का रूट, यानी कि 117। समझ में आ गई सबको? अच्छा, कोई बात नहीं, प्रेम होता रहता है भाई। देखो ऐसा है, 16 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 40,000 को बढ़िया सीट मिलेगी। ठीक है, अब अगर 40,000 को सीट मिलनी है, 1 मिनट थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अगर 40,000 बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं MBBS की, उनकी बात कर रहा हूं मैं, और जैसे नीट की अगर हम बात करें इस साल की, तो हे भगवान 16 लाख बच्चों ने दिया। क्या हुआ? ये 4 0 यहां कटे, 4 0 यहां कटे, ये और कटा 4, 1/40। 40 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। 40 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। इस बैच में इस वक्त मान यहां 120 बच्चे हैं इस वक्त, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर 120 बच्चे देख रहे हैं, 40 में से एक का होना है, यानी कि अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो आप में से 3 बच्चों का सिलेक्शन होना है बस। ऑब्वियस सी बात है यार, इन 120 में से 117 बकवासी कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। सिर्फ 3 बच्चों का सिलेक्शन होना है, वही ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। जो मैं आपको बता रहा हूं गारंटीड है। जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उनमें से कई सारे क्वेश्चन नीट 2021 के अंदर फंसने वाले हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमें अभी इस बात का एहसास होता ही नहीं है।
बच्चे, ये हर साल की प्रॉब्लम है। बच्चे जो है हमारे इतने भोले और इतने प्यारे होते हैं कि उन्हें पढ़ाई के सिवा बाकी हर चीज इंपॉर्टेंट लग रही होती है। ठीक है, बाद में आता है और यार काश पढ़ लिया होता, काश वो दिन हो गए। तो पढ़ लो, आप पढ़ो। ठीक है, वो जो 3 बच्चे हैं ना, दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। समझ में आ गई बात? चलो पढ़ाई करते हैं। और मैं सही बताऊं, मैं इन 117 बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उनमें से उन 3 बच्चों को ढूंढ रहा हूं जिनका सिलेक्शन होने वाला है, और मैं सिर्फ उनको दिमाग में इमेजिन करके पढ़ा रहा हूं। अगर मैं उन 117 बच्चों को देख के पढ़ाने लगता तो मेरा तो मन ही खराब हो जाए यार, कि मैं बेवकूफों की तरह चिल्ला रहा हूं और यहाँ बच्चे पता नहीं किस किस को लेके शुरू हो गए, बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं इधर उधर की। ठीक है ना, लेकिन मुझे यह पता है कि वो जो 3 बच्चे जो कहीं पढ़ रहे होंगे, नाम नहीं जानता मैं, कौन है ये भी नहीं पता मुझे इन बाप में से, लेकिन कोई 3 जरूर होंगे जो सेलेक्ट होंगे। एंड आई एम रियली होपफुल कि अगर उन 3 में से, मैं तो कह रहा हूं उनमें से कोई एक भी बच्चा, आप सब में से कोई एक भी बच्चा अगर मेरे इस सेशन की वजह से सेलेक्ट हो जाए तो मेरा तो सेशन सफल हो जाए भाई। सेशन क्या, पूरी सीरीज सफल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए डोंट वरी, पढ़ते रहो। चलिए, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन में क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा एक बार। ये वाली चीज हटा देता हूं मैं इसके अंदर से, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है हाल फिलहाल। चलो, हाँ, तो यहां पे क्या हुआ, ये 9 मीटर पर सेकंड से क्रॉस हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो √117 आ जाएगा। अच्छा, उज़मा कह रही थी 16th क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। 16th में क्या हुआ, अरे एक कार ये है, एक कार ये है, ये 2 कार थी। ठीक है, ये मान लो उज़मा कि ये दोनों जो थे, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ थी, इसकी वेलोसिटी इधर थी, और ये दोनों 30-30 थे, और एक कार उल्टी जा रही थी V से। अगर जो कार्स आगे जा रही थी, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, मैंने उनके फ्रेम में देखा, तो मुझे ये 30 पे तो कट्टा मारो, और वो जो उल्टी वेलोसिटी V से जा रही थी, उल्टे डायरेक्शन में जो कार जा रही थी, उसमें 30 और जोड़ दो, V+30 हो जाएगा। और जैसे ही वो V+30 हुआ, अब क्या होगा, तो V+30 जो हुआ, तो बस अब उसको 5 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करना है टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी होगी V+30 मल्टीप्लाइड बाय 4 मिनट में ट्रेवल करना है, तो 4/60 तो आवर्स हो गए। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट किया, तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी विल गिव यू द डिस्टेंस। बस इतना सा किया है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल अवतार, आई एम रियली 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 होपफुल कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। 2 सवाल और, 3 सवाल और बच्चों फटाफट से कर डालो इसको। 18th क्वेश्चन, a boatman can row a boat to make it move with a speed of 10 km/h in still water. V दे दिया। River flows steadily at a rate of 5 km/h and the width of the river is 2 km. If the boatman crosses the river along the minimum distance of approach that the time elapsed on the rope. हाँ भैया, मिनिमम डिस्टेंस क्या क्रॉस जाना है, याद आ रहा है ऐसे सवाल लास्ट क्लास में किए थे? ठीक है, आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे। ये डिस्टेंस दे रखा है 2 km/h, सब मीटर पर सेकंड में दे रखा है, km/h में दे रखा है, तो किलोमीटर ही छोड़ते हैं। ठीक है, बोट जो है वो बह रही है, सॉरी बोट नहीं, नदी जो बह रही है वो बह रही है 5 km/h से, और आदमी चल सकता है 10 km/h से, पर उसको बिल्कुल सामने जाना है, मतलब वो कोशिश करेगा इधर जाने की। ये एंगल थीटा हो गया, 10 cos थीटा तो हो गया 5 के बराबर। क्यों? क्योंकि वो पीछे नहीं जा रहा, आगे भी नहीं जा रहा। तो एक बात तो पक्की हो गई, और वो ये हो गई 10 cos थीटा की वैल्यू आ गई 5, cos थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, थीटा आ गया 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल शानदार तरीके से आ गया है 60 डिग्री। इस वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट निकालेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, इसका इधर वाला कंपोनेंट निकालोगे तो ये 60 तो ये 30। 10 cos 30 की वेलोसिटी से ये नदी को क्रॉस कर रहा है। नदी क्रॉस कितनी तेजी से हो रही है? 10 cos 30 से। कितना डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर्स। तो टाइम कितना लगेगा? 2 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 2, और वेलोसिटी क्या है ऊपर की तरफ? 10 sin 30, सॉरी 10 sin 60। तो 10 sin 60 होता है √3/2। कुछ कटा गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 4/5 √3 सेकेंड, सॉरी आवर्स। 4/5 √3 आवर्स। 4/5 √3 का दिख रहा है क्या? हे भगवान, यहां ये तो 2/5 √3 है। कुछ गड़बड़ करी क्या आपने? 2/,
अरे सॉरी 2 तो कट गया था, ओह सॉरी 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 सॉरी, लिखने में गलती कर गया मैं, यहाँ पे 2 ही आएगा। हाँ 2/5√3, तो आंसर आ गया बॉम्बे। वैसे लग तो मुझे बॉम्बे ही रहा था, मुझे लग रहा था कि 2 की बैटरी गड़बड़ होगी। तो 2/5√3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन वॉक्स इन अ रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 km/h, द रेन ड्रॉप स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रेन इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेलोसिटी ऑफ, ओके भाई ऐसा है, बारिश जो हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो v वेलोसिटी से, और आदमी जो है वो चल रहा है बारिश में, भीगता चला जा रहा है, दिल टूट गया उसका अभी अभी, वो 5 km/h से चलता चलता चला जा रहा है, और उसको ऐसा नजर आ रहा है कि बारिश उसके मुंह पे पड़ रही है 45 डिग्री एंगल पे। तो उसके फ्रेम में क्या नजर आया, वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दो, यहां पे मारो कट्टा, इधर आ गया 5, और उसको ऐसा नजर आ रहा है कि बारिश गिर रही है ऐसे, और जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों से ही 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हो गया 45, यानी कि tan 45 इज इक्वल टू व्हाट, 5/v, 5/v। tan 45 क्या होता है 1, तो v की वैल्यू क्या आ गई 5 km/h। तो क्वेश्चन आ गया 5 km/h आंसर, यानी कि आंसर हो गया आगरा। तो 19 का आंसर आ गया आगरा, ठीक है। चलिए समझ में आ गई वाली बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स इन, लो अम्ब्रेला भी आई गया लग गया, तो मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। एक मिनट पहले भैया को बना दे, भैया कहाँ हैं, जे भैया खड़े हैं, ठीक है, ये रोड पे खड़े थे, छाता इन्होंने पकड़ रखा था 30 डिग्री विद द वर्टिकल से, ठीक है, ये वर्टिकल है, ये एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे ही थ्रोज द अम्ब्रेला। इसका मतलब बारिश जो है वो 30 डिग्री विद द वर्टिकल हो रही थी, इसका मतलब ये तो है हो ही गया कि बारिश जो है वो ऑलरेडी 30 डिग्री पे गिर रही थी जब ये आदमी खड़ा हुआ था, ठीक है। He throws the umbrella away and starts running with a velocity of 10 km/h। 10 km/h से भाई ने दौड़ना शुरू कर दिया। He finds the raindrops are hitting his head vertically then the speed of the rain। दो कंसेप्ट मैंने आज आपको बताए थे, वो दोनों यहाँ पे यूज हो गए। अब वो क्या हुआ, उसने यहाँ पे दौड़ना शुरू किया 10 km/h से, एंड ही फाउंड की बारिश अब वर्टिकली नीचे गिर रही है। याद करो, बारिश वर्टिकली नीचे गिरने का मतलब क्या हो गया, बारिश के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, देखो वेलोसिटी के, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक हॉरिजॉन्टल वाला। अगर इसने इसको अब दौड़ते टाइम बारिश वर्टिकली नीचे गिरती नजर आ रही है, इस बात का मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी और बारिश की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपस में बराबर हो गए, तभी तो उसको बारिश वर्टिकली गिरती नजर आ रही है। और इसका मतलब यह हो गया कि यहां ये जो वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो अगर ये आदमी जब 10 से दौड़ा था तब उसको बारिश वर्टिकली गिरती नजर आ रही थी ना, इसका मतलब आदमी की वेलोसिटी और बारिश की वेलोसिटी दोनों बराबर थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसका मतलब हम ये बात तो समझ गए हैं कि बारिश की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 10 है ही सही। अच्छा, अब बारिश जब गिर रही, मतलब नॉर्मली जब आदमी खड़े होकर देख रहा था एंगल उसका 30 डिग्री नजर आ रहा था, मान लो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई है, तो tan 30 की वैल्यू इस डायग्राम के हिसाब से क्या आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 10/vy, वो हो जाएगी 10/vy। tan 30 होता है 1/√3, तो vy की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, नॉट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आदमी की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है। तो ये आगे 10√3 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या गया है, पूछा ये जा रहा है कि द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द रोड विल बी। तो रोड के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है, तो भाई देखो सीधी नीचे की तरफ थी 10√3 और हॉरिजॉन्टली थी 10, तो ये क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर हो गया 100, 10√3 का होल स्क्वायर हो गया 300 का रूट, यानी कि वो हो गया 20 km/h। तो 20 km/h आंसर है, क्या दिख रहा है, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गई क्या बच्चों सबको ये वाली बात है। चलो भैया, ये हुई बातचीत खत्म। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसकी, आपको पता है इस सीरीज के अंदर मैं यही करता हूं, पहले पढ़ाता हूं फिर क्वेश्चंस दे देता हूं
आपको करने के लिए वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज जो नीचे जो नोट्स थे वो अपलोड नहीं हो पाए हैं, इसीलिए मैंने एक काम किया था लास्ट क्लास में, एक क्वेश्चन आपके सामने से निकाल दिया था। तो आज भी आप यही करोगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आज तो अपलोड नहीं हो पाएंगे, कल अपलोड होंगे ये आज वाले लेक्चर के नोट्स भी। तो इसलिए व्हाट आई एम सेइंग इज, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो मैं उनको क्वेश्चंस को एक एक करके आपके सामने से निकाल दूंगा, तो आप पॉज करके ट्राई करके और अगले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देना बच्चों, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे और अगर आप वेट करते रहोगे नहीं हमको तो सर बताएंगे, तो बेटा हम लोग अक्सर प्रॉब्लम ये आती है फिजिक्स में, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं खासकर उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिजिक्स के अंदर। उसका रीज़न यही है कि वो सीखना चाहते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, पर वो सिर्फ सीखना ही वो सीखना सिर्फ एक्सटर्नल सोर्सेज से चाहते हैं, इंटरनली नहीं कुछ करना चाहते। भाई यू हैव टू डेवलप द एबिलिटी टू जनरेट सॉल्यूशंस, यू आर नॉट हेयर टू जस्ट लर्न द सॉल्यूशंस, ठीक है। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। चलो अच्छा, ये जो इसका जो अगला पार्ट आएगा वो कल सुबह 9:30 बजे है, ठीक है। तो कल सुबह 9:30 से लेके 11 के बीच में। और अभी ये वाली जो क्लास है ये 2 घंटे की क्लास है, और इसको स्टार्ट किए हुए ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। अब 1 घंटे हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे आराम से तसल्ली से, ठीक है। चलिए भाई शुरू हो जाते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन, सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट मोशन आता है उसे हम लोग प्यार से कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट। क्या कहते हैं? वेज कंस्ट्रेंट। क्या होता है वेज कंस्ट्रेंट? बेसिकली ये है कि पहली बात तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। देखो कंस्ट्रेंट मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली किताबों के अंदर दे नहीं रखा होता, और कई जगहों पे तो बहुत ज़्यादा तफ्तीश से पढ़ाया भी नहीं जाता। इसलिए मेरी हमेशा इच्छा ये रहती है कि इसको मैं आपको बढ़िया से पढ़ा दूं, अच्छे से पढ़ें। इट्स नॉट जस्ट रिवीजन, बट ढंग से पढ़ ही लो इस टॉपिक को। 1 घंटा है, बहुत है, पढ़ लेंगे, ठीक है। समझना क्वेश्चन में क्या दिया है, ये है कंस्ट्रेंट मोशन। अब कंस्ट्रेंट में क्या होता है, बेसिकली क्या है कंस्ट्रेंट मोशन में इन जनरल होता क्या है कि इसमें ये रहता है कि अगर कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, एक आपने ये बॉडी ली, मतलब किसी एक तरीके का कंस्ट्रेंट है, जैसे इस वेज के ऊपर कंस्ट्रेंट है। वेज कैसा होता है देखने में? वेज कुछ इस तरीके का होता है। वैसे तो ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है, इसको ऐसे रख दिया तो ये वेज है, दिख रहा है वेज। तो ये जो है ये एक वेज है, थोड़ा सा पास में देख लो भले ही। तो ये एक वेज है, हालांकि ये कांच का वेज है, ठीक है। तो वेज एक इस तरीके की चीज होती है, वो देखने में वो इस तरीके की लगती है, ठीक है। और ये जो वेज है, ये वेज क्या करता है, इसके ऊपर अपन यहां रख दिया और एक इसके ऊपर एक बार लगा दी सीधी। अब ये जब ऑब्वियस सी बात है, जो बार है वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकती, और जो वेज है वो वर्टिकली मूव नहीं कर सकता। वेज सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, बार से वर्टिकली मूव करेगी। और ऑब्वियस सी बात यहां पे ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है और उसकी वेलोसिटी उधर की तरफ v2 है, तो v1 v2 में कोई रिश्ता तो होगा, और वो रिश्ता क्या कहलाता है? कंस्ट्रेंट मोशन। वो रिश्ता कंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर वो कंस्ट्रेंट मोशन बन जाता है तो हम यहां पे कह सकते हैं भाई v1 v2 में रिश्ता क्या है, कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो होता है कि सर हमने फील से निकाल लिया, दिख रहा है, मतलब नहीं। देखो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। और खासकर एग्जाम के टाइम पे ऐसा घास चढ़ने जाती है कॉमन सेंस के भरोसे हम लोग सवाल सॉल्व नहीं करते। कॉमन सेंस के भरोसे अगर सवाल सॉल्व करने लगे तो फिर तो हो गया काम, एग्जाम वाले दिन तो हमें पता है वो घास चढ़ने चली जाएगी और हमारी सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो देखो सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक बात समझ लो, ऐसे देखो ध्यान से, जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं वो ध्यान से देखें, बाकी गप्पों में लगे रहे, ठीक है। क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने एक रॉड ली, ठीक है, चलो ये पेन ही ले लेता हूं, ये मैंने पेन लिया, और ये जो है इसको, अगर ये 2 सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस है एक ये सरफेस है, आप भी चाहो तो अपने हाथ खाली कर लो, फोन पे अगर आप देख लो तो फोन सामने रख लो। अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों हाथों के बीच में कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, अगर मुझे इन दोनों हाथों के बीच में कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, इनके मोशन कैसे भी हो, ये ऐसे 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 कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक खास बात ये है कि जो कॉमन नॉर्मल है, भाई मान लो कि इसकी वेलोसिटी तो इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर नीचे की तरफ है,
पर एक बात समझ लो कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों की वेलोसिटी हमेशा बराबर आएगी। अगर कांटेक्ट मेंटेन रहना है तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी हमेशा सेम आएगी। इस बात को मैं यहां पे देख सकता हूं कि भाई देखो, अगर मैंने यहां पे बनाया ये वाला कॉमन नॉर्मल, ये मैंने कॉमन नॉर्मल खींच दिया दोनों का, ठीक है। अब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी चीज करनी है भाई। इसकी वेलोसिटी तो नीचे की तरफ v1 है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v2 है। मुद्दे की बात यह है, बस एक ही बात है, एक ही रामबाण है, सारे सवाल उसी से सॉल्व होते हैं। और तरीका यह है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। द कंपोनेंट लिख लो, द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल मस्ट ऑलवेज बी 0 टू मेंटेन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मेंटेन रखने के लिए कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा 0 आएगा। दैट्स इट, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट आपस में बराबर आएंगे। बस ये अब ये थोड़ी सी एंगलबाजी करनी है। तो अगर ये एंगल है थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और ये हो गया थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो यहां पे मैं बहुत सिंपली ये कह सकता हूं कि v1 cos थीटा, v1 cos थीटा की वैल्यू v2 sin थीटा के बराबर आ जाएगी। बस ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। पहली बार कर रहे हैं, मतलब मैं तो यही सोच के बता रहा हूं जैसे तुम पहली बार कर रहे हो, इसलिए मैं उसको इतना स्ट्रेस कर रहा हूं। लेकिन आई होप आपको ये वाली बात अब समझ में आ गई है। कैसे करना है इसको, बस कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी निकालो और कॉमन नॉर्मल के अलोंग उसका कंपोनेंट बराबर कर दो, या ये कहो कि ये नॉर्मल के अलोंग दोनों की वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स बराबर कर दो। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना या वेलोसिटीज बराबर होना एक ही बात है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर कर दी। समझ में आ गई ये वाली बात सबको? बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गई। ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आ गया? अगर एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो ये सवाल करके दिखाओ। क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक वेज रखा हुआ है, ठीक है, नीचे धरती है, धरती स्टेशनरी है, ऑब्वियसली धरती स्टेशनरी है, ये भी को बताने की बात है। ये धरती यहां पर है, वेज जो है वो लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे ये एक बार है जो ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स के पीछे फंसी हुई है, ये बार है जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स के पीछे फंसी हुई है। जल्दी से मुझे चैट के अंदर बताओ, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर ये जो है ये अगर नीचे जाएगा v1 वेलोसिटी से तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? एंगल अल्फा और बीटा दे रखे, जल्दी से बता दो बच्चों। हाँ माधव, व्हाट इज योर डाउट? तो डॉक्टर आईएस ने बड़ा सही सवाल पूछा है ये सर कि फिजिक्स के लिए डीसी पांडे जो है बुक है वो सफिशिएंट है क्या? भाई देख ऐसा है, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव, और हम बोर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 100% मार्क्स नहीं लाने होते, 100% लाने होते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी आपको आप ऐसी तैयारी कर रहे हो जिससे आप 720 में तो 720 ला सकते हो पक्का, तब तो वो सफिशिएंट है, अदरवाइज वो तरीका इनसफिशिएंट है। तो इसलिए मुद्दे की बात यह है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड सफिशिएंट, ठीक है। सफिशिएंट तैयारी कुछ नहीं होती, इनसफिशिएंट ही होती तैयारी हमेशा, ठीक है। तो इसलिए ये कभी मत पूछो कि सर एच वर्मा कर लूं, डीसी पांडे कर लूं, ये वाली किताब कर लूं, वो वाली किताब कर लूं तो सफिशिएंट है क्या? व्हाट इज सफिशिएंट? देयर इज नथिंग इज सफिशिएंट, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट आई वुड प्रेफर इज, जो मुझे लगता है अगर आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, बिल्कुल रॉक सॉलिड, एच वर्मा से एक बार आपके जहां भी आप लेक्चर अटेंड करते हो लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद एक बार एच वर्मा की रीडिंग लगाओ, उसके बाद उस पर एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, फिर करना है एच वर्मा के ऑब्जेक्टिव्स, फिर करना है एच वर्मा के सब्जेक्टिव्स। लास्ट के 20% क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। और उसके बाद आपका जो भी कोचिंग का मटेरियल होगा या कहीं ना कहीं से आपके पास कोई ना कोई मटेरियल होगा, वो मटेरियल आपको सॉल्व करना है। दैट इज व्हाट यू शुड डू। बाकी आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, चलो भाई कॉमन नॉर्मल खींचते सबसे पहले। कॉमन नॉर्मल हो गया ये वाला, ठीक है। तो अगर ये वाला कॉमन नॉर्मल हो गया तो वेलोसिटीज के बारे में क्या कहा जा सकता है भाई? इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है, ये अल्फा है, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, इसका वाला ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा। तो इसका मतलब इधर वाला कंपोनेंट आ गया v1 cos अल्फा। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर एक cos अल्फा है तो दूसरा sin अल्फा ही आएगा,
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा पे डिपेंडेंट तो आना ही है, या तो साइन आता है या कॉस आता है। अगर कॉस ही आया था तो कॉस से कॉस कट जाते, तो अल्फा से इंडिपेंडेंट तो आंसर आ नहीं सकता। तो एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं ये हिंट है, ठीक है, एक्सपीरियंस से कुछ कुछ बातें पता चलती हैं। तो v1 cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी v sin अल्फा के बराबर। एक एक्सप्रेशन आ गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहां पे मैंने कॉमन नॉर्मल बनाया ये वाला, ठीक है, और एंगल बाजी करनी है बस। सबसे पहले बस एंगल का ध्यान रखना। अब इतना पहले मुझे बता दो कि आपके हिसाब से अगर ये v से इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ठीक है, तो ये पक्का ऊपर जाएगा, इसको मैं v2 बोल देता हूं। ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है v2 से, ये जा रहा है v2 से ऊपर, तो और ये एंगल बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा है, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा है। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसकी और उसकी वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। उसकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग आ जाएगी v2 cos बीटा, आएगी कि नहीं आएगी? तो v2 cos बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? v2 cos बीटा की वैल्यू v sin बीटा के बराबर आ जाएगी। जैसे आपने ये लिखा, दोनों को डिवाइड कर दो, v से v कट गया, बचा आंसर। आंसर क्या आया? आंसर आया, क्या आया? कुछ तो आया होगा। v1, ओहो कलर दूसरा यूज हो गया, सुंदर सा कलर कौन सा? व्हाइट वाला, ठीक है। तो v1 cos अल्फा अपॉन v2 cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा सा और इसको अच्छा चाहो तो लिख सकते हो, तो हम ये लिख सकते हैं v1 tan बीटा इज इक्वल टू v2 tan अल्फा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया बच्चों। आ गया क्या? नहीं, माइनस नहीं आएगा। माइनस क्यों आएगा? डायरेक्शन तो अपन ने लिख लिया था, माइनस साइन से डायरेक्शन समझाता है ना। डायरेक्शन अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, और ये जो v1 v2 है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस अलग से नहीं आएगा। हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलग दोनों की वेलोसिटी बराबर कर दो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल। उधर दीवार है और बीच में रखा है एक स्फीयर। ठीक है, ये दीवार है और यहाँ रखा है स्फीयर, और लेटर से ये वाला एंगल है थीटा। अब ये जो वेज है ऐसा रख के इधर आ रहा है, और वो स्फीयर वहां रखा हुआ था। सवाल ये है कि स्फीयर की वेलोसिटी किधर होगी, कितनी होगी? अगर मैं कहता हूं इधर आई कैप है और ऊपर जे कैप है, तो बताओ स्फीयर की वेलोसिटी किधर होगी, कितनी होगी? तो एक बात तो निश्चित है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। स्फीयर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहां पे कॉमन नॉर्मल ये वाला है, और दीवार तो हिली ही नहीं। अगर दीवार नहीं हिलेगी तो ये कैसे हिलेगा? अगर दीवार नहीं हिलेगी तो ये कैसे हिलेगा? और अगर ये नहीं हिल सकता, इस बात का मतलब क्या हुआ? तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ अवतार, सोनिया जी, कुछ दो लोगों ने कुछ डाउट पूछे। क्या 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 समस्या है बेटा? पिछले वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम है या इसमें प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर लिख दो। अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो क्वेश्चन नंबर लिख दो। ठीक है, परी, चलो अभी देखते हैं अपन। ठीक है, मैं तब तक ये वाला क्वेश्चन समझा लेता हूं, तब तुम मुझे बता देना कि तुम्हें किसमें क्वेश्चन है। सेकंड वाली इक्वेशन समझ में नहीं आई। सेकंड वाली इक्वेशन मतलब शायद पिछले क्वेश्चन की ना, ये वाली, इसकी। अरे यही तो क्वेश्चन है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी किधर होगी? इसकी वेलोसिटी अगर v2 ऊपर की तरफ है, ये बीटा है तो ये बीटा है तो ये बीटा है, तो v2 का इधर वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा? v2 cos बीटा, और मैंने कहा एक का cos तो दूसरे का साइन। v2 cos बीटा इज इक्वल टू v का भी तो इधर वाला कॉम्पोनेंट आएगा, इस v का, ये बीटा तो ये बीटा, तो ये इस v का इधर वाला कॉम्पोनेंट v sin बीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो v2 cos बीटा शुड बी इक्वल टू v sin बीटा। कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा जीरो आता है। तो यानी कि v2 cos बीटा इज इक्वल टू v sin बीटा। अभी समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला। अब मुझे जल्दी से बता दो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी जीरो आ जाएगी, ये बात समझ में आ गई। इसकी जो भी होगी सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी।
तो लेट मी जस्ट से कि इसकी वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ गई, लेट मी जस्ट से उसकी वेलोसिटी v हो गई, ये v2 थी, चलो इसको v1 बोल देते हैं। फिर कॉमन नॉर्मल जो होगा वो कॉमन नॉर्मल ये वाला बन जाएगा, और अगर ये कॉमन नॉर्मल बन गया, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा, ये थीटा और ये 90 तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 तो वो थीटा। तो v1 cos थीटा कॉमन नॉर्मल के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम आनी चाहिए, फिर से वही वाली बात आ गई, तो v1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू v2 sin थीटा, बस आ गया, सॉल्व हो गया। तो हमें तो v1 निकालना था, तो v1 की वैल्यू आ गई v2 tan थीटा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आता है एक और जिसका नाम है रॉड कंस्ट्रेंट। ये क्या कहलाता है? अभी तक हम पढ़ रहे थे वेज कंस्ट्रेंट, अब आया रॉड कंस्ट्रेंट। रॉड कंस्ट्रेंट, रॉड कंस्ट्रेंट का मतलब ये क्या करे, ऐसे डंडा रखा हुआ है, और वो डंडा, ये दीवार है, ये जमीन है, अगर ऐसे डंडा रखा हुआ है, डंडे ने फिसलना शुरू किया तो इस पॉइंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इधर की तरफ, और इस पॉइंट की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, और इन दोनों वेलोसिटीज में कोई तो रिश्ता होगा। वैसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे चूहा है वहां छिपकली है। अगर मान लो ये दीवार होती, यहाँ पे चूहा होता, वहां छिपकली होती, अपने आराम से अपनी अपनी जगह बैठे होते, और इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्ता नहीं है भैया इन दोनों का, इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर तो भाई छिपकली बैठी है, चूहा भाग गया, छिपकली वहीं चिपकी रह गई, चूहा निकल लिया, या हो सकता है चूहा बैठा रह गया, छिपकली निकल ली, तो इनकी वेलोसिटी में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के डंडे से बांध दूं, शादी करा दूं इनको, चलो बैठ जाओ चाप ना। चूहे के ऊपर दो कंस्ट्रेंट है, एक धरती से कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, दूसरा छिपकली से दूरी नहीं बदलनी चाहिए। पिछली बार हमारा यह था कि कांटेक्ट नहीं छूटना था, अब यहां पे ये हो गया कि इन दोनों के बीच की दूरी नहीं बदलनी चाहिए, ना करीब जाओगे ना दूर जाओगे। तो इन दोनों की भी अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो इन दोनों की वेलोसिटीज में कोई तो रिश्ता होगा, और वो रिश्ता क्या कहलाता है? वो रिश्ता कहलाता है कंस्ट्रेंट मोशन। अब लेट मी से इसकी वेलोसिटी अगर v है और इसकी वेलोसिटी वहां दे रखा वो, या ये वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2 है। अब समझने की कोशिश करना कि भाई मान के लो एक डंडा है मेरे पास, ठीक है, ये डंडे के दो एंड्स हैं, इस डंडे के दो एंड्स हैं, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। अब क्या हुआ कि अगर मैं इसको कैसे भी घुमाऊं, कुछ भी करूं, कैसे भी इधर ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, कुछ भी किया जाए, इसकी अगर मैं इसका वो कर देता, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल मोशन करता, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाता तो सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम ही आती, ठीक है। ये ट्रांसलेटरी मोशन चल रहा है, तो इस केस में सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम आएगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, कुछ भी ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ घुमा दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, नो डाउट अलग अलग होगी, पर मुद्दे की बात है इसकी लंबाई कांस्टेंट रहने वाली है। ना तो ये खिंच रही है, इसके दोनों एंड्स की बीच की दूरी बढ़ रही है, ना कम हो रही है। और इसका मतलब ये कि अलोंग द डंडा, अलोंग द रॉड, दोनों पॉइंट्स की रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा जीरो आता है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है, जैसे अगर मैं अब इसको ड्रॉ करूं, तो ड्रॉ करते टाइम मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर मैंने मान लो, पहले इसको हटाया जाए, हटाओ तुम हटो, उधर बना हुआ डायग्राम। अगर मान लो कि यहां पर एक रॉड होती, ठीक है, अगर मान लो यहां पर एक रॉड होती ये वाली, ठीक है, और इसके दोनों एंड्स की कुछ कुछ वेलोसिटी होती है। मान लो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v1 होती है और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v2 होती, और ये होता अलोंग द रॉड, ये एंगल θ2, ये एंगल θ1। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन दोनों एंड्स के बीच की दूरी कांस्टेंट रखने के लिए v1 cos θ1 की वैल्यू v2 cos θ2 के बराबर आती, यानी कि इन शॉर्ट कंपोनेंट ऑफ एनी रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining या along the rod should be zero. Component of relative velocity along the rod should be zero. तो इसका मतलब यहां पे आ जाता v1 cos θ1 की वैल्यू आ जाती v2 cos θ2। समझ में आ रही बात? वही चीज यहां पर है।
अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो हम ये कह सकते हैं रॉड की लेंथ तो ये हो गई, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो v1 cos थीटा 1, v1 cos थीटा 1 की वैल्यू जो आएगी या cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, v1 cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी v2 sin थीटा। और यहां से आप v1 और v2 में रिश्ता निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? क्लियरली समझ में आ रही है? बिल्कुल बढ़िया, शानदार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला सवाल ये आ गया। अब यहां पे दो रिंग्स हैं और ये एक रॉड से बंधी हुई है। अब रॉड की अगर लंबाई कांस्टेंट रहने वाली है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी शुड बी, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जर्नी शुड बी 0। तो इसकी वेलोसिटी अगर यहाँ v1 है तो उसका इधर वाला कुछ कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब इसका नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो, सॉरी, ये v1 से नीचे जा रहा है, उसका इधर वाला कंपोनेंट v1 cos 90 माइनस थीटा यानी कि v1 sin थीटा आ जाएगा, एंड दैट थिंग शुड बी इक्वल टू v2 cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो v1 sin थीटा की वैल्यू आ गई v2 cos थीटा के बराबर, और ये आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया, शानदार तरीके से, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है क्या? क्या आप ये इक्वेशन अपने आप लिख पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज ये है, v2 cos थीटा आएगा ना किस वाले केस में, इसमें, हाँ v2 cos थीटा, सही बात है, या पिछले वाले की बात कर रहे हो आप? पिछले वाले में क्या होगा, v2 cos थीटा, यहाँ पे बेटा थीटा यहाँ पे ये वाला है, इसमें v2 cos थीटा सही था, ये थीटा इधर है, तो यहाँ पे ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो v2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब v2 sin थीटा। ठीक है, तो जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है, टेंशन मतलब। अच्छा, आंसर पता है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली जो चीज आती है वो आती है पुली कंस्ट्रेंट। बहुत ही काम की चीज, वो क्या है, पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ? अब देखो मैं तुमको एक तरीका बताने जा रहा हूं, इनफैक्ट दो तरीके बताऊंगा, एक जो नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं और दूसरा जिससे खट्टाक से आंसर सॉल्व होकर आता है। दोनों तरीके अच्छे, बुरा कोई सा भी नहीं है, और हम दोनों देखेंगे। तो तरीका क्या है? पहला तरीका है ये वाला, पुली कंस्ट्रेंट की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम पुली कंस्ट्रेंट की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं पुली। ऑब्वियसली पुली क्या होती है? देखिए पुली, देखिए कभी, देखो यहां ये रही पुली, मेरे पास डोरेमोन की पॉकेट जैसा कुछ मसाला है यहाँ पे, ठीक है, सब पड़ा है। ये होती है पुली। आई होप आपको नजर आ रही होगी, नहीं आ रही तो यहां देखो। ठीक है, ये होती है पुली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये ऐसे पहिया घूम सकता है। तो ये जो पहिया है ये इस तरीके से घूम सकता है। इसके अंदर यहाँ पे रस्सी डाल देते हैं, तो जब रस्सी को ऐसे घुमाया, ऐसे खींचते हैं तो ये उधर से तो खींचती है ये। ठीक है, तो ऐसे घूमती है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल अ पुली। ठीक है, अब ये अगर आपने इसको ऊपर टांग दिया तो ये फिक्स पुली भी हो सकती है। इसको आप मूवेबल पुली भी बना सकते हो कि हम यहाँ से रस्सी डाली, इधर से घुमा के इधर से टांग दी। ठीक है, उधर से ऊपर से पकड़ ली और नीचे यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट टांग दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। एनीवेज, अब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पुली की बात कर रहे होते हैं तो पुली में ये तो हो गया एक फिक्स्ड एंड। ठीक है, लेट मी जस्ट से कि मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। अब यहां से एक रस्सी इधर टांगी, एक मास यहां रखा। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब ये मत कहना लो सर इसमें भी कौन सी बहुत बड़ी बात बताई आपने। ठीक है, हुआ ये कि ये पुली है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये ऊपर जा रहा है V1 से या V से, अगर ये ऊपर जा रहा है V से, तो क्वेश्चन यहां पे ये है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। नाउ इट इज प्रीटी एविडेंट, और उससे आपको नजर आ रहे हैं सर ये भी क्या सवाल, ये पूछने की बात है, ऑब्वियसली V नीचे की तरफ होगी। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि भाई मुझे नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेट मी जस्ट से कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ V1 होगी। ये सब क्यों मान रहे हो जब आपको पता है ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, इसे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा नहीं, एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, पर जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस के अंदर नजर आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा ज्यादा सुंदर बना लेता हूं जैसा यूजुअली बना हुआ आता है। तो उस केस में ये होता है कि ये यहां से बना हुआ है और ये ऊपर छत है, तो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये V1 आपने सर ऊपर क्यों माना, सुनो तरीका समझना।
बेसिकली यहाँ पे रस्सी है। अच्छा, ये जो हमारी रस्सी होती है आइडियल स्ट्रिंग होती है। रस्सी जो हमारी है ये आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया कि ये खिंचती नहीं है और मासलेस होती है। तो अगर इसका मास m है, ठीक है, अगर इसका मास यहाँ पे m है और या चलो मास के ऊपर अभी अपन बात ही नहीं करते, अभी हम कंस्ट्रेंट मोशन की बात कर रहे हैं। लेट मी जस्ट अज्यूम कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो x1 है और ये वाला डिस्टेंस x2 है। ध्यान से सुनना है इस वाले तरीके को। ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कांस्टेंट लेंथ मेथड के नाम से जाना जाता है। वैसे मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, एक रामबाण है, खटाक से मारेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत फटाफट फटाफट, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ इसमें, यहां पे हमने कहा कि अगर ये x1 है और वो x2 है, अगर ये x1 है वो x2 है और यहां पे कुछ लेंथ यहां पे ऐसे गोल गोल भी है जो फिक्स्ड है, एक्चुअली पाई आर हो जाएगी वो, ठीक है ना, आधा सर्कमफ्रेंस और सर्कल। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली रस्सी की टोटल लंबाई क्या हो गई, रस्सी की लंबाई लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी x1 प्लस ये कांस्टेंट वाली लेंथ प्लस x2 और ये हो गई टोटल लेंथ। प्लीज नोट x1 क्या है, x1 ये यहां से ये वाली रस्सी की लंबाई नहीं है, x1 है इस ब्लॉक से लेके पुली तक की दूरी। कहने का मतलब जब ये नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि थोड़ी सी रस्सी उधर चली गई, हम ये कहेंगे कि x1 छोटा हो गया। x1 क्या है, इस डब्बे और इस पुली के बीच की दूरी, x2 क्या है, इस डब्बे और इस पुली के बीच की दूरी, ठीक है। अगर मैंने ये अज्यूम किया कि v ऊपर जा रहा है, अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने का मतलब dx1 बाई dt, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो आना ही है, dx2 बाई dt, ये भी कांस्टेंट, उसका भी डेरिवेटिव जीरो हो गया। वैसे इसको मैं प्यार से ऐसे भी लिख सकता हूं, x1 डॉट प्लस x2 डॉट, ये समझ लो ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, एक बार डॉट लगाया मतलब टाइम के टर्म्स में एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब x1 डॉट प्लस x1 डॉट क्या है, ये जल्दी से मुझे बताओ। जो हमने जो अज्यूम की है चीजें उनके हिसाब से x1 बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो हमने अज्यूम की है उसके हिसाब से। विकास मेरी नेक्स्ट क्लास कल सुबह 9:30 बजे बेटा, ठीक है, वो इसी की कंटिन्यूएशन में होगी, ठीक है। हाँ, तो x1 जो है वो क्या हो जाएगा, x1 जो है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, x1 कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, v1 से, v से, तो x1 डॉट में लिखूंगा माइनस v और x2 जो मेरे अजम्पशन के हिसाब से, एक बार अजम्पशन कर ली तो कर ली, फिर तो अपन किसी की सुनते ही नहीं है, लॉजिक की भी नहीं सुनते फिर तो हम, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 ये ऊपर जा रहा है, अगर मैंने v1 को ऊपर मान लिया क्या कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो v1 अगर मैंने ऊपर मान लिया, x2 बढ़ रहा है कम हो रहा है, कितना किस रेट से कम हो रहा है, v1 से, तो इसलिए माइनस v1 लगा दिया। आई होप आपको पता है कि कोई चीज अगर बढ़ती है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और अगर कोई चीज कम हो रही होती है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो ये माइनस वी और ये माइनस v1 आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। यहां से समझ में आया, v1 की वैल्यू माइनस v आ गई, इसका मतलब हाँ माइनस v आने का मतलब ये हो गया कि जहां हमने माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई है और जो आंसर आया है वो है नीचे की तरफ v। अब हो सकता है आपके दिल में ख्याल है, लो हम तो पहले ही कह रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था ये होगा, आप सुनते ही नहीं हो। नहीं सुनता तो मैं सब हूं, लेकिन मैंने जानबूझ के ये काम किया है ताकि मैं ये बात आपको समझा पाऊं कि जो मेरा तरीका था वो सही था, ठीक है। ये जो तरीका है और ये सबसे बेसिक तरीका होता है। हालांकि ऑब्वियसली मैं फिर बता रहा हूं, मेरे पास एक ऐसा रामबाण है, अभी 2-3 क्वेश्चंस के बाद कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन में दोबारा दिखा दिखा के ऐसे खटाक खटाक आंसर आएंगे। और हो सकता है आपके दिल में ख्याल आए कि तो सर वही बता दो ना, ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि वो तरीका 1-2 जगह पे गलत आंसर देता है, गलत हो जाता है, इसलिए मैं वो तरीका भी नहीं बता रहा, ठीक है। तो जस्ट मतलब जुड़े रहें तो आपको समझ में आता जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया, मान लो ये वाला, ठीक है, ये पुली है, ठीक है। अगर ये पुली यहां पे जुड़ी हुई है, अब ये मूवेबल पुली हो गई, अब देखो नाटक दुनिया भर के चालू, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पे मैंने कहा वही तरीका अपन लगाएंगे। पहली स्टेप क्या है, कोई भी अगर कोई जितनी भी चीजें मूव कर रही होती है, स्टेप्स होते हैं इसकी। पहली स्टेप होती है जितनी भी चीजें मूव कर रही है सबकी वेलोसिटी अज्यूम कर लो। दूसरी स्टेप होती है जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंसेस को अज्यूम कर लो।
फिर उसके बाद डिस्टेंसेस का सम इक्वल टू 0, चौथा स्टेप डिफरेंशिएट, और पांचवें स्टेप में एक्सप्रेशन, खत्म। यही होता है। तो यहां पे क्या आएगा, मान लो भाई अगर ये जा रहा है V2 से नीचे, तो ऑब्वियसली ये पुली भी V2 से नीचे आ रही होगी। अगला असम्पशन हमने ले लिया कि चलो तुम एक काम करो, तुम VP से नीचे चले जाओ, VP मतलब पुली, और डिस्टेंसेस अज्यूम करते हैं। तो डिस्टेंस अज्यूम करोगे तो ये वाले डिस्टेंस को तो मैंने माना x1, फिर इसको मैंने माना x2, इसको माना x3, इसको माना x4 और इसको माना x5। ध्यान से देखना, एक रस्सी के लिए मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूं। जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको तो अब मैं लिखूंगा ही नहीं। अब से ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ये लेंथ कांस्टेंट है, इसको मैं लिखूंगा ही नहीं। मैंने डायरेक्टली लिखा x1 डॉट, एग्जाम में क्या करने वाले हैं हम, और डॉट ही लिखो सीधे, x2 डॉट प्लस x3 डॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई क्या? डायरेक्ट मैंने ये लिखा भाई x1 प्लस ये वाला कर्व सरफेस कर्व लेंथ प्लस x2 प्लस ये कर्व लेंथ प्लस x3, इन सब का सम कांस्टेंट आता है। उसको डिफरेंशिएट करते तो सीधे ही लिख सकते हैं क्या भाई, टाइम भी तो बचाना है एग्जाम के अंदर, सब कुछ थोड़ी लिखते रहेंगे बैठे बैठे। तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में आएगा x1 डॉट प्लस x2 डॉट प्लस x3 डॉट इक्वल टू 0। और जैसे ही ये वाली चीज आई तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही ये वाली चीज आ गई तो x1 डॉट, जल्दी से बताओ x1 डॉट की वैल्यू कितनी लिखूं। तो अगर ये V1 से इधर माना तो x1 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ध्यान से तुम सुनते जाना, माइनस V1। x2 मतलब इस पुली और इस पुली के बीच की दूरी, ये पुली तो फिक्स्ड है, ये पुली तो फिक्स्ड है, पर ये पुली तो नीचे जा रही है, तो वो हो जाएगा प्लस VP। और यहां x3 ऊपर छत से तो बंधा हुआ है, छत से लेके पुली तक की दूरी है x3। अगर VP नीचे की तरफ है, इसका मतलब x3 बढ़ रहा है, तो प्लस VP इक्वल टू 0। यहां से पता चला 2VP की वैल्यू V1 के बराबर आ गई। समझ में आएगा ये वाला एक्सप्रेशन बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद ये वाला आ गया, ये नीचे वाली रस्सी के लिए लिखते हैं। नीचे वाली रस्सी के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, नीचे वाली रस्सी और भी खूबसूरत, x4 डॉट प्लस x5 डॉट इक्वल टू 0। x5 डॉट तो सीधे सीधे V2 हो जाएगा, प्लस V2। x5 डॉट तो सीधे सीधे प्लस V2 हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट x4 डॉट, x4 के केस में दोनों मूव कर रहे हैं, ये V2 से नीचे आ रहा है, वो VP से नीचे आ रहा है। तो अगर ये VP से नीचे आ रहा है तो हम ये देखते हैं, पहले इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। तो वो इन दोनों के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश कर रहा है। VP जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस VP। और VP को छुपा लो तो ये V2 इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस V2। इसको आप रिलेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे छोटा तरीका है, V2 माइनस VP इक्वल टू 0। V2 माइनस VP इक्वल टू V2 माइनस VP प्लस V2 इक्वल टू 0। यहां से पता चला कि 2V2 की वैल्यू आ गई VP। और अगर 2V2 की वैल्यू VP के बराबर आ गई है, इस बात का मतलब क्या हुआ, 2V2 इज इक्वल टू VP। और वहां पे VP खुद था, VP का काम करो, यहां से यहां डाल दो, ये वाला VP डालो टाउन यहां पे। जैसे ये डाला तो यहां पे आ गया 4V2 की वैल्यू V1 के बराबर आ गई। 4V2 की वैल्यू V1 के बराबर आ गई और खट से आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। समझ में आ गई वाली बात बच्चों? अच्छा, नहीं x2 कांस्टेंट नहीं है। कौन बोला x2 कांस्टेंट है? नंदिनी बेटा, x2 कांस्टेंट नहीं है। x2 क्या है, इस पुली और इस पुली के बीच की दूरी। ऊपर वाली पुली फिक्स्ड है, भाई नीचे वाली पुली तो नीचे आ रही है ना VP से, तो x2 कांस्टेंट नहीं है, x2 बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात? थैंक यू विकास। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करें जरा एक बार। तो भाई अगर ये वाला एंड फिक्स्ड है, वो फिक्स हो गई, एक पुली ये रही, एक पुली ये रही, ये V1 से जा रहा है, वो V2 से जा रहा है, V1 V2 में रिश्ता बताओ। तो एक काम करता हूं मैं आपको पहले शॉर्टकट, अब वो रामबाण बता ही देता हूं। ठीक है, रामबाण सुनो और फिर सारे सवाल सॉल्व करो। ठीक है, अदरवाइज सवाल क्या मतलब सॉल्व, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग नॉर्मली। तो तरीका क्या है, पहला तरीका सबकी वेलोसिटी मान लो। तो ये V1 है तो इसकी तो वेलोसिटी V1 हो ही जाएगी, वो V2 दे ही रखा है, तो वेलोसिटी सबकी दे रखी है जो जो मूव कर रहे हैं। अब मैंने कहा इसको मान लिया मैंने x1, इसको मान लिया x2, ये हो गया x3, एक ही रस्सी है, तो x1 डॉट प्लस x2 डॉट प्लस x3 डॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
x1 डॉट क्या हो जाएगा भाई, ये डब्बा अगर v1 से आगे जा रहा है तो ये पुली v1 से आगे जा रही है, और ये अगर v1 से आगे जा रही है तो x1 कम हो रहा है। x1 कम हो रहा है किस रेट से, v1 से, तो ये माइनस v1 आ गया। ये पुली रुकी है, ये पुली आगे जा रही है तो x2 भी कम हो रहा है v1 से, और x3 जो है ये पुली रुकी हुई है, ये डब्बा नीचे जा रहा है तो x3 बढ़ रहा है v2 से। यहां से पता चला 2v1 की वैल्यू v2 के बराबर आ गई, 2v1 की वैल्यू v2 के बराबर आ गई। और इसका मतलब ये हो गया कि एक एक्सप्रेशन आ गया। सबको समझ में आ रहा है क्या ये वाला? बढ़िया समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अब एक काम करते हैं अपन ना, पुराने वाले उस पे आ जाते हैं, ट्रिक पे। हमारी ट्रिक क्या है देखो ध्यान से। अब बहुत देर से मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक है ना जादुई परी है, जादुई छड़ी है, परी नहीं छड़ी, हाँ जादुई छड़ी है जिससे हम खटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि मैंने ये कहा कि यहां पे एक पुली है, ठीक है, लेट मी जस्ट से, चलो थोड़ा ढंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कि यहां पे एक डब्बा इधर है, एक डब्बा इधर है, एक डब्बा इधर है, ये वाली पुली ऊपर से लटकी हुई है। कुछ मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, गंदे से गंदा सवाल भी उठा लो खटाक से सॉल्व होता है। देखो मुझे नहीं पता इसकी वेलोसिटी क्या है, लेट मी जस्ट से कि इसकी वेलोसिटी कहां माने, चलो ऊपर मान लेते हैं v1, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v2, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v3। ये मेरे अजम्पशंस हैं, ठीक है। अगर ये मेरे अजम्पशंस हैं तो अब मुझे इनके बीच में रिश्ता निकालना है v1 v2 v3 के बीच का। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन रस्सियों के अंदर टेंशन मानता हूं। ये थोड़ा सा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है। अगर मान लो मैंने यहां पे टेंशन मानी T, तो अगर पुली जो होती है वो अगर लाइट और मासलेस हो, मतलब मासलेस या फ्रिक्शनलेस या दोनों में से कुछ भी एक हो, ये हम एनएलएम के अंदर पढ़ेंगे, तो ये टेंशन अगर यहां T है तो यहां भी टेंशन T हो जाती है, ठीक है। अब ये T और ये T, अच्छा पुली तो मासलेस है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। ये T तो वो 2T। एक्चुअली तरीका मैं इसीलिए बता रहा था क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी यूज होती है जो आगे पढ़ने वाले हो आप लोग। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एनएलएम यूज करूंगा, थोड़ा सा वर्क पर एनर्जी भी यूज करूंगा, लेकिन चलो देख लेते कोई बात नहीं। अब ये 2T तो ये भी 2T, ठीक है। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इसे ज्यादा कई जगहों पे वर्चुअल वर्क मेथड के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका? वर्चुअल वर्क मेथड। कहीं लिख के मत आना, बस ये तुम्हारे मेरे बीच में है। अगर मैं कहूं वर्चुअल मेथड लगा दो तो समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये v1 हो गया, वो 2T हो गया। सीधी सी बात ये है कि टेंशन तो हमेशा खींचती है, टेंशन के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2T इंटू v, तो यहां लिखा जाएगा 2T v1 प्लस 2T v1, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। टेंशन भी खींचती है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रही है अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो प्लस 2T v1 लिख दो, टेंशन इंटू वेलोसिटी। और ये सिर्फ हम लोग डब्बों के लिए करेंगे, अंदर वाली पुली उली के लिए नहीं करेंगे। यहां क्या आएगा, यहां टेंशन ऊपर है वेलोसिटी नीचे है, तो यहां आएगा माइनस T v2। टेंशन T है, वेलोसिटी v2 है। यहां पे आएगा T ऊपर v3 नीचे, तो माइनस T v3, माइनस T v3, और इनको सम कर दो 0। जैसे 0 किया T कट गए और रिश्ता आया v1 इज इक्वल टू v2 प्लस v3 बाई 2। खटाक से आंसर। आप चाहते तो यहां पे x1 x2 x3 x4 मान के 4 बार इक्वेशन लिख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसे आता है बड़ा बिल्कुल फटाफट आंसर। एक केस है जिसमें आंसर नहीं आता, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली वो एक ही केस होता है अगर रस्सी की लंबाई चेंज हो रही हो ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो स्ट्रेच हो रही हो, चाहे कोई मोटर उसको लपेट रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अगर रस्सी की लंबाई चेंज होगी तो फिर ये तरीका वैलिड नहीं है, फिर अपने को कांस्टेंट लेंथ मेथड वाला जो तरीका उसी से करना पड़ेगा, x1 x2 x3 x4 मान के। समझ में आ गई? अब देखो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो खटाक से, इससे इस वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर यहां पे टेंशन T है तो यहां भी टेंशन T है, ये v ऊपर है, ये v1 ऊपर है, तो प्लस TV
प्लस टी वी वन इक्वल टू 0, टी से टी कटा, वी इक्वल टू या मतलब वी वन इक्वल टू माइनस वी। तो जो पहले आया था बहुत मेहनत करके वो यहाँ पे एक लाइन में आ गया। ठीक है, ये है मेरे वाला तरीका, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फटाफट से आंसर निकालने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका है ये। और करते हैं, और जो हमने क्वेश्चंस किए लंबे चौड़े, आओ इसको निपटाएं। देखो कैसे फटाफट आंसर आता है, ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां पे मानी टेंशन टी, तो यहां पर भी हो गई टी, तो यहां पर भी हो गई टी, तो यहां पर हो गई 2t, तो यहां पर हो गई 2t, तो यहां पर हो गई 4t। और मुझे सिर्फ इस ब्लॉक और इस ब्लॉक की बात करनी, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अगर इससे बात करनी तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टी वी वन, यहां पे आया टी वी वन, और यहां पे टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, -4t v2 इक्वल टू 0, टी से टी कटा, v1 इज इक्वल टू 4v2। कहां गया, v1 इज इक्वल टू 4v2 आ गया। तो ऐसे करते हैं फटाक से क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल मजेदार तरीके से। समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्या कहलाता है, इस तरीके का नाम है वर्चुअल वर्क मेथड। मैं इसका बेसिक आपको बताता हूं क्यों हो रहा है ये। हालांकि मुझे पता है तुम में से ज्यादातर बच्चों को मतलब नहीं है इस बात से क्यों आंसर आ रहा है। आंसर आना चाहिए, लो भाई आंसर आ गया। लेकिन क्यों आ रहा है आंसर, क्योंकि बेसिकली यहां पे ये हो रहा है कि एक बात होती है, वो ये है जो आगे आगे पढ़ेंगे, वो होती है कि इंटरनल टेंशन कभी कोई वर्क नहीं करती। इंटरनल टेंशन कभी कोई वर्क नहीं करती, इसीलिए आपके आंसर आ रहे हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, समझ आ गया ये वाला तरीका, मजा आ गया। लाइक ठोक देना अगर मजा आ जाए तो। आओ इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से बताओ। तो मैं ये कह सकता हूं भैया टेंशन टी, तो टेंशन टी, तो टेंशन टी, तो यहां पे टेंशन 2t, तो 2t, ये दोनों डायरेक्शन, इधर ही टेंशन है उधर ही वेलोसिटी है, तो 2t v1 प्लस उधर क्या है, टेंशन उधर है, वेलोसिटी नीचे है, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। तो अगर माइनस आएगा तो माइनस लगा देते ना, माइनस लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस tv2 इक्वल टू 0, टी से कटा टी, और v2 v1 इक्वल टू v2, तो v2 v1 इक्वल टू v2 आ गया। एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आ रही है क्या बात, मजा आ गया उसमें, बहुत बढ़िया। अथर्व समझ में आ रहा है बच्चे, तेजस्वी, चलिए बहुत बढ़िया, खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन, अरे ये तो अभी कराया मैंने आपको, अब भी कराया मैंने आपको, लेकिन चलो इसमें कुछ चेंजेस है। वेलोसिटी बने यहाँ पे, नहीं यार कोई चेंजेस ही नहीं है इसमें, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर ही है, ये दोनों v2 v3 नीचे ही माने में। चलो खैर कोई बात नहीं, कर लो फटाफट कर लेते हैं फिर भी इसको, जल्दी से करो। क्या आएगा, ये टेंशन, अगर यहाँ पे टेंशन मैंने मानी t, तो यहाँ हो गई t, तो यहाँ हो गई 2t, यहाँ हो गई 2t, वो उससे मतलब नहीं है। वैसे यहाँ टेंशन हो गया जाएगी 4t, पर वो तो हिल नहीं रहा ना, उसकी तो वेलोसिटी नहीं है। तो जो बिल्कुल एक्सट्रीम वाली चीजें जो हिल रही है उनके लिख दो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2t इंटू v1 माइनस tv2 माइनस tv3 इक्वल टू 0, t कट गए, और v1 की वैल्यू आ गई v2 प्लस v3/2। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से वाला बता दो, v1 v2 पर रिश्ता बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए और खुद जान जाइए, जल्दी से बताइए। तो अगर यहां पे टेंशन है t, यहां टेंशन है t, अच्छा एक बात एक और देखो, यहां मैं बता रहा हूं ना, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक चालाकी कर रहा हूं बार बार। जो एक हो सकता है कई लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो वो जल्दी जल्दी में इसको t मान लें, इसको t मानोगे कोई गलती नहीं है, ये t मानते ये भी t हो जाएगा, पर फिर दिक्कत ये t/2 ये t/2 हो जाएगा। वो फ्रैक्शंस में सॉल्व करते टाइम गलती की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हमारा टारगेट सिर्फ सही तरीके जानना नहीं है, हमारा टारगेट 3 चीजें हैं, सही होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और इक्वेशन सिंपल बननी चाहिए, ताकि हमारी गलतियां वहां पे कम से कम हो। कई बार तो ये हो जाता है ना, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बना के रख दूंगा, तो भाई साहब टाइम भी तो कम, भाई समय कम लगना चाहिए, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि आपसे वहां पे गलतियां हो जाएं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए और बहुत कम समय में आने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको t मानो, ये t मानो, तो वो 2t बन जाएगा, ये भी 2t बन जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया, 2t v1, अच्छा ये तो हिल ही नहीं रहा, तो t इंटू 0, और ये नीचे जा रहा है, और ऊपर तो ये माइनस tv2 इक्वल टू 0, t से कटा t, 2v1 इक्वल टू v2। सॉल्व हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, मतलब कर ही दिया मैंने, आंसर ही निकाल दिया।
समझ में आ रहा है क्या? क्या आप मेरे मेरे जितनी स्पीड से या मेरे से पहले कर पा रहे हो? यहां पर समझ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। अच्छा, अब आती है समस्या। ये जो जितने भी ऐसे गंदे गंदे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे गंदे गंदे, उसमें तो ठीक है, लेकिन जब कभी ऐसा कोई सवाल आ गया तो अब यहां पे, इसीलिए मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया है, वह वर्क एनर्जी वाला, ठीक है। पर वो वाला जो तरीका है वो अब यहां पे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद अटेम्प्ट करोगे। 10, 11, देखो मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर करके फिर सॉल्व करते जाना। इनमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको समस्या नहीं आए। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यहां पे इस केस में आपको थीटा बताना है, ठीक है। इस केस में तो आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या है। मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूं। यहां पे V1, इन सब में क्या करना है, V1 V2 थीटा में रिश्ते बताने, V1 V2 बीटा में V1 V2 और थीटा में रिश्ते बताने। यहां पर भी बस ये क्वेश्चन से बस इतने से सवाल है। ये 3 सवाल है आपका होमवर्क है। कल सुबह 9:30 बजे डिस्कस करके हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कल आगे पढ़ना शुरू कर देंगे बच्चों, ठीक है। चलो इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ये बता दूं या खुद करोगे? बता दूं या खुद करोगे? पता नहीं, कि मुझे लग रहा है कि आप खुद कर सकते हैं। सेम है सयाली, ठीक है। साधना ने कुछ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अनुसर मेरा नाम भी है। ओके, पढ़ तो लिया मैंने, अब मुझे समझ में नहीं आया। राजेश, फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन तो फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट कहलाता है। कर लेंगे इसको हम आगे से, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी 2-4 दिन में डेली सुबह 9:30 से 11 हम लोग क्लास रखेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को मतलब पढ़ते भी जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो नीट 2021 में आ सकते हैं। इन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कल से क्या मतलब, ये सीरीज चली रही है, आज ये चौथा सेशन है उसका, तो हम इसको आगे देखते जाएंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो यार थोड़ा जल्दी आ जाना, ऐसे क्या कर रहा है, थोड़ा जल्दी चले जाना। हाँ जी अनीश, क्या बना चो भला हो तो? अरे आज 9वीं वाले दिन तो बैठ के क्लास देख रहे हो यार, वेस्ट बंगाल के होके। अच्छा, नहीं, ये तो, ओ भाई साहब 1 मिनट, ये वाला तरीका जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया है, भगवान के लिए बोर्ड में लगा के मत आ जाना, कट जाएगा साफ, बिल्कुल ऐसे सिरे से काट देंगे, ठीक है। वर्चुअल वर्क मेथड तो लगा के भी मत आना। अगर आपके पास टाइम कम हो तो सीधे से इतना लिख देना, बाय कंस्ट्रेंट मोशन वी गेट दिस। वर्चुअल वर्क मेथड या कोई इसके मेथड का कोई नाम लिख के या इसको सॉल्व करके मत आ जाना, गड़बड़ हो जाएगी बहुत भारी वाली, कट जाएगा वो, ठीक है। तो डोंट डू दैट, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेना। तो अच्छा, अगर आपको मुझे मैसेज करना है तो आप यहां से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये अनअकैडमी के आप इस पेज पे जाओगे, tinyurl.com/anusar-special खोलो, वहां से आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। मेरी फोटो के नीचे यहाँ पे एक लिंक है, वो मेरा अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक है, उसको जाके फॉलो तो कर ही लो, ताकि जब भी मेरी कोई स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये हमारे ये सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखी हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो और खास बात ये है कि ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 12th की हैं, 12th की, 11th की, सबकी कई सारे बैचेस, कई सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पढ़ा रखे हैं। जितने भी पढ़ा रखे हैं, एक बात मैं बता दूं, सारे पूरे पढ़ा रखे हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और एक और बात यह है कि इनको खोलने के लिए आपको ANU इस अनलॉक कोड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात, अगली चीज ये है कि आपको जो हमारी इस क्लास के PDF है, वो PDF नोट्स आपको ये अनलॉक नीट चैनल के ऊपर मैं अभी के अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से उसको पढ़ लेना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद वहां से जाइए प्लस पे, वहां से जाओ नीट UG पे, वहां से जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे। 2021 वाले बच्चे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और 22 और 23 वाले जो बच्चे हैं वो 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप यही वाला यूज करेंगे, और ये वाला कोड ना सिर्फ आप नीट के लिए यूज कर सकते हो, बल्कि ये तो यूनिवर्सल कोड है पूरे के पूरे अनअकैडमी के लिए, ठीक है। मतलब आपको तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, आपके दोस्त, भाई, रिश्तेदार, नाती, जान पहचान वाले, दूर दराज वाले, कोई भी, आप अगर वो अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ना सिर्फ आप उनको सजेस्ट करेंगे कि आप ये वाला कोड यूज कर लो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि आप उनके पीछे पड़ जाएंगे, कस्में वादे दिला देंगे कि सर यही वाला कोड जो है वो आप भरिएगा, ठीक है।
इसकी जो 1 साल की फीस है वो ये है, 2 साल की फीस ये है और 6 महीने की फीस है 25,200 रुपये। लेकिन प्लीज नोट, ये वाली फीस बहुत कम टाइम के लिए बची है अब, और जल्दी से जितनी जल्दी अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल सब्सक्रिप्शन ले डालो, क्योंकि ऐसा मौका अभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर ये फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, जब हम ये कहते हैं कि फीस बढ़ जाएगी तो वो बढ़ जाती है, उसके बाद फिर ये कम नहीं होती है। ऐसा नहीं कह रहे सर कल तक तो कम, आप कम पैसे में दे रहे थे, अब आज यहां पे कोई कांटेक्ट करने का तरीका ही नहीं है। ठीक है, आप जो फीस है वही है, उसमें 1 रुपया भी फिर और फर्दर डिस्काउंट नहीं मिलता आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज ये है कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, अगर वो भैया दीदी के साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हो और आप उनसे डायरेक्टली पूछना चाहते हो। पूछना क्या चाहते हो आप? ये चाहते हो कि वो आपके पीछे पड़े रहें कि ये पढ़ ये मत पढ़, यहां पे पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहा है, वो वाली चीज आ रहा पढ़ाकर। वो भैया दीदी भी वो वाले जिन्होंने पिछले साल टॉप 100 में नीट में रैंक निकाली थी, एम्स भुवनेश्वर में, एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो भैया दीदी। ऐसे लोगों से अगर आप, ऐसे लोग अगर आपके लिए अपॉइंट कर दिए जाएं, जो कि अनअकैडमी ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही यूजफुल चीज है यार। मतलब मैं तो हमेशा सोचता हूं कि अगर मेरे टाइम पे अगर मुझे ऐसी हेल्प मिलती तो बात ही क्या थी। ठीक है, तो अरे भाई चंदन, क्लास का टाइम हो गया दोस्त, जाने दो। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये आप ले सकते हो विद ऑब्वियसली लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट, या लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, आपको एटलीस्ट मिल तो रही है। 6 महीने के लिए भी आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो अभी 34,000 का पड़ता है अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो, ANU कोड अगर आप यूज करते हो तो ये सब्सक्रिप्शन आपको 34,000 का पड़ता है। नहीं तो ये थोड़े दिन अभी पड़ रहा है, थोड़े दिनों बाद ये 36 के आसपास का हो जाएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि अमाउंट ज्यादा है, वैसे तो इतने का अपन फोन खरीद लेते हैं, लेकिन अपने करियर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। खैर होता है, हिंदुस्तानी मेंटालिटी है, मतलब बच्चे की शादी के लिए 5 लाख रुपए अलग से रखे हुए, लेकिन उसके बिजनेस के लिए 50,000 रुपए देना मुश्किल पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो होता है। लेकिन एनीवेज, अगर आपके पास, आपको लगता है कि ये ज्यादा है, तो अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने की छोटी छोटी EMI में भी आप इसको पे कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो अगली चीज ये है कि लो सब्सक्रिप्शन और फटाफट से आ जाओ। और जाते जाते मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, क्या? एक तो कोड का ध्यान रखना, और दूसरी बात, जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। सो दैट इज द मोटिव। ठीक है, लगे रहो, अपना 110% देते रहो, कंप्लेसेंट मत होना, आराम मत करो और फोड़ते रहो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।